A very good evening to all of you friends. We'll start this class at 9 p.m. So some 4 more minutes to go. Three more minutes to go and then we'll start the class. Two more minutes. One more minute. Alright friends, so now it is 9 p.m. in my mobile and we'll start the class. आज के हमारे ये स्पेशल क्लास का ऑब्जेक्टिव है मॉडल आंसर्स फॉर द यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम 2019 की यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम उसका पेपर 2 और पेपर 3 ऑलरेडी उसके मैंने जवाब मॉडल आंसर कॉमन मिस्टेक वो सब क्लियर कर दिया है। आप जाइए unacademy.com/@mronal.org/courses और वहाँ पर आप कोर्सेज़ के ऊपर स्पेशल क्लासेस टैब पर क्लिक करो तो आपको पुराने सारे वीडियो मिल जाएंगे। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और मेंस पेपर 1 उसे देखेंगे। मेंस पेपर 1 के अंदर भी 2019 के एग्ज़ाम में हिस्ट्री के जितने क्वेश्चन पूछे गए थे, चाहे गांधार आर्ट 1857 के पहले कौन कौन सी रेबेलियन हुए थे, इंडियन रेनेसा और नेशनल आइडेंटिटी के इमरजेंस के बीच में क्या रिलेशन है, गांधीयन फेज़ में अलग अलग वॉइसेस किन्स के फ्रीडम स्ट्रगल में ऐड हुए थे, 1914 के पावर ट्रांसफर में विंस्टन चर्चिल ने क्या बदमाशियाँ करी थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन रेवोल्यूशन से पूरे मॉडर्न वर्ल्ड को बिल्डअप करने में क्या क्या मदद मिली। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वेर आस्क्ड इन द यूपीएससी मेंस पेपर 1 2019। इन सभी के मॉडल आंसर कॉमन मिस्टेक वो मैंने कवर कर दिए, ये वाले पेज पर आपको मिल जाएंगे। तो 2019 के पेपर में
हिस्ट्री कल्चर वॉज फॉर 75 मार्क्स। अभी वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक में जा रहे हैं ब्लॉक 2, जिसे मैं कहता हूँ सोशल साइंस, और वहाँ पर 75 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मेंस पेपर 1 में सोशल साइंस उस सिलेबस के टॉपिक आपको पता होना चाहिए। वहाँ पर आपने पढ़ना है कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म, सोशल एम्पावरमेंट, पॉवर्टी, पॉपुलेशन डेवलपमेंट, सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी, रोल ऑफ वीमेन एंड वीमेन ऑर्गेनाइजेशंस। इसके आसपास के प्रश्न पूछे जाते हैं। और ऐसे ही प्रश्न 2019 की मेंस पेपर 1 के अंदर भी पूछे गए। एक तो इंडियन सोसाइटी यूनिक कैसे है, क्या सेक्युलरिज्म के चलते हमारी कल्चरल प्रैक्टिस इसको खतरा आ रहा है, क्या पूरे भारत में स्मॉल इंडिया के अलग अलग कल्चरल पॉकेट्स देखने को मिलते हैं, क्या ग्लोबल आइडेंटिटी के चलते हमारी लोकल आइडेंटिटी ख़त्म हो रही है, महिलाओं का सशक्तिकरण किया तो पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं, हाउ, वो एक्सप्लेन करना था। एंड लास्टली, भारतीय महिलाओं के सामने थ्रू आउट द टाइम एंड हिस्ट्री कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ रहे थे। सो वन बाय वन वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चंस। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन वाज लाइक दिस: व्हाट मेक्स इंडियन सोसाइटी यूनिक इन सस्टेनिंग इट्स कल्चर? डिस्कस। क्या बात है जो भारतीय समाज को अपनी संस्कृति को जीवित रखने में अद्वितीय बना देती है? चर्चा कीजिए। 10 मार्क्स 150 वर्ड्स। इस प्रकार के प्रश्न पहले भी मेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। 2015 में पूछा गया कि कोई भी 4 कल्चरल एलिमेंट्स ऑफ डाइवर्सिटी की आप चर्चा करिए। 17 में पूछा गया कि ये स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस एंड लव वो इंडियन सोसाइटी में कैसे महत्वपूर्ण है। 2017 में ये भी पूछा गया कि रीजन्स फॉर्म कल्चरल यूनिट्स रादर देन स्टेट्स, उसका क्या मसला है। एंड देन 2018 में पूछा गया कि ग्लोबलाइजेशन के चलते कल्चरल होमोजेनाइजेशन होता है और एट द सेम टाइम इंडियन सोसाइटी का उस पर क्या असर है। सो दोज थिंग्स वेर आस्क्ड। नाउ प्रेजेंटली इन 2019 से एग्जाम ये प्रश्न पूछा गया: व्हाट मेक्स इंडियन सोसाइटी यूनिक इन सस्टेनिंग इट्स कल्चर? दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि अगर कोई चाइनीज़ परिवार जो चाइना के अंदर ऐसे शादी करते होंगे ट्रेडिशनल उनके रीति रिवाज और पोशाक पहन के, अगर वो यूएसए में चले जाएंगे तो अमेरिकन सिस्टम से शादी करेंगे, वैसे सूट और टाई और वेडिंग गाउन और जो भी अमेरिकन क्रिश्चियन टाइप ऑफ थिंग्स है। लेकिन आप पाएंगे कि अगर कोई इंडियन फैमिली यूएसए में भी गया है तो भी वो शादी तो इंडियन स्टाइल से ही करेंगे। सो दैट मीन्स इंडियन सोसाइटी इज़ यूनिक इन प्रिजर्विंग इट्स कल्चर। बाकी सब लोग हो सकता है वेस्टर्न को अडॉप्ट कर ले, बट भारत के अंदर हम लोग अभी भी अपनी भारतीयता को बनाए रखे हुए हैं विद इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया ऑल्सो इन आवर डायस्पोरा एंड एनआरआई कम्युनिटी। तो इसके क्या यूनिक फीचर हैं और ऐसा क्यों हो रहा है उसकी आपने चर्चा करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप कल्चर, क्योंकि इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर ऐसा एक टॉपिक स्पेसिफिकली सिलेबस में मेंशन है, तो आपने पहले से ही उसके कुछ इंट्रोडक्शन टेम्पलेट रेडी करके रखने चाहिए। फ्यू सेंटेंसेस अबाउट इंडियाज़ यूनिक सोसाइटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, इतनी भाषा, इतने समूह हैं, ये वो करके तैयार 3-4 स्टेटमेंट होने चाहिए। उसके बाद बॉडी के अंदर आप एक्सप्लेन करेंगे कि भारतीय सोसाइटी यूनिक कैसे अपना कल्चर क्यों प्रिजर्व कर पाती है, बिकॉज वी हैव अ स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस एंड ब्रदरहुड। एंड देन मूवीज़, उसका भी भारतीय सोसाइटी पर इन्फ्लुएंस रहता है। रिलीजन और कास्ट सिस्टम भी हमारी ऐसी है जो अलग अलग अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखने के लिए प्रयत्न करती है, होमोजिनाइजेशन से वो दूर रखती है हमें। रिस्पेक्ट फॉर वीमेन एंड रीजनल लैंग्वेजेस, उसके अंदर भी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हमने बहुत सारे प्रांतीय भाषाओं को भी स्टेटस दिया है, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए सरकार से मदद मिलती है। तो एज अ रिजल्ट उनका यूनिक कल्चर, लिटरेचर, लैंग्वेज, सॉन्ग्स, मूवीज़, वो सब प्रिजर्व हो पाता है एंड देन इट अफेक्ट्स द एंटायर सोसाइटी। एंड देन कंक्लूजन: यस, Indian society is unique because of aforementioned reasons we have been able to preserve our culture. So let us start with the introduction. Introduction to the origin of our society and culture. ये 3-4 स्टेटमेंट मैंने NCERT से ही कॉपी किए हैं और बस वही आप पढ़िए तो टेम्पलेट तो बन जाता है अपना। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री विथ अ डाइवर्स फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट. पीपल ऑफ डिफरेंट रेशियल स्टॉक्स, एथनिक बैकग्राउंड्स एंड रिलीजियस बिलीव्स हैव सेटल्ड डाउन हियर. उनकी फूड हैबिट, ड्रेस पैटर्न, लैंग्वेजेस, वो सब अलग अलग है। अगर आप कोई वेस्टर्न कंट्री में देखें, फ्रांस देखो, ब्रिटेन देखो या यूएसए, तो इंटरनल जो भी उनकी डाइवर्सिटी होगी धीरे धीरे वो लॉस्ट हो जाती है, उसका होमोजिनाइजेशन हो जाता है। अमेरिकन कल्चर, फ्रेंच कल्चर ऐसा हो जाता है नहीं कि उसमें ये ज्ञाति और ये कास्ट के ये प्रकार के कल्चर।
एंड ऑल ऑफ देम मूव टूवर्ड्स मेट्रोपॉलिटन टाइप ऑफ अर्बन कल्चर। लेकिन इंडिया के अंदर हम पाते हैं कि हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी अभी भी बरकरार है। कम्युनिटी वाइज देखो, स्टेट वाइज देखो, लॉट ऑफ फीचर्स आर सीन। तो ये इंट्रोडक्टरी टेम्पलेट हो गया। अब आप जाकर बॉडी में अलग अलग पार्ट्स मेंशन करेंगे कि कैसे ये यूनिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर देयर आर नंबर ऑफ प्रोविजंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। चाहे ईद हो, क्रिसमस, गुरु नानक जयंती, उसमें से बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल है जहाँ पर सरकार पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर करती है इवन फॉर माइनॉरिटी रिलीजन्स। तो लोग अपने कल्चर को प्रिजर्व कर पाते हैं। पीपल ऑल्सो ग्रांट विशेस टू द फ्रेंड्स एंड कलीग्स बिलोंगिंग टू अदर रिलीजन। आप पाएंगे रथ यात्रा, गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा, ये सब हिंदू त्यौहार है, लेकिन वहाँ पर भी अगर उसका प्रोसेशन, रथ यात्रा किसी मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में से जाता है, देन मुस्लिम ब्रदर्स ओपन हार्टेडली वेलकम द प्रोसेशन एंड ऑफर देम विद फ्लावर, वाटर एंड फूड। उसको इस्तकबाल करते हैं और उसके अंदर इवेंट मैनेजमेंट में वो लोग भी मदद करते हैं, पानी देंगे, कुछ फूड आइटम देंगे। सो इट इज़ देयर। सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में कभी रथ यात्रा या गणेश चतुर्थी में कोई कम्युनल इंसिडेंट होता है। सो इट अगेन शोज़ कि कैसे सब लोग एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं और एक दूसरे को कल्चर को प्रिजर्व करने में पूरी सोसाइटी मदद करती है। देन मूवीज़ हैव ऑल्सो हेल्प सस्टेनिंग इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। ये 1975 में बनी थी दीवार मूवी, और वहाँ पर एक थीम क्या था फिल्म का कि सेक्रीफाइस इज मेड बाय द मदर, निरूपा रॉय। फिर 2010 में बनी दबंग के अंदर भी देयर इज़ अ फीचर दैट सलमान खान की मदर डिम्पल कापड़िया, उसने शी इज़ मेकिंग सम सेक्रीफाइसेस। सो सर्टेन इंडियन वैल्यूज़ हैव बीन चेरिश्ड सिंस द टाइम ऑफ ब्लैक एंड वाइट मूवीज़, चाहे रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, लव एंड सेक्रीफाइस बाय मदर, राखी एंड उसका त्यौहार और बहन के लिए जो भावना होती है, फैमिली वैल्यूज़, फ्रेंडशिप, पेट्रियोटिज़म। तो कोई भी, शायद ही कोई ऐसी इंडियन फैमिली होगी जिस पर इस सब का असर ना हुआ हो, एंड दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन द सोसाइटी एज अ होल। ऑन द अदर हैंड हॉलीवुड की मूवी चाहे कोई भी आप देखो, सम अर्बन टाइप ऑफ आउटलुक, कोई हीरो है तो उसका एक्स वाइफ है एंड देन डाइवर्स हो गए 2-3 बार, एंड लाइक दैट टाइप ऑफ मारदाड़ होती है या कुछ एडल्ट्री और ऐसे टाइप के सीन होते हैं। सो दे आर यूजुअली डिवाइड ऑफ सच थिंग्स। तो उनकी सोसाइटी के अंदर आपको फिर होमोजिनाइजेशन ऐसी अर्बन कल्चर की तरफ देखेगा, ना कि ये माँ का प्यार और फ्रेंड्स एंड फैमिली के बारे में बातें। सो यस, दैट ऑल्सो अफेक्ट्स एंड इट हेल्प्स प्रिजर्विंग द कल्चर एंड सोसाइटी। देन रिलीजन एंड कास्ट सिस्टम हैज़ ऑल्सो प्रिवेंटेड होमोजिनाइजेशन। अमेरिका के अंदर आप पाएंगे कि कोई इमिग्रेंट हो, चाहे जापानीज़, चाइनीज़, मैक्सिकन पर्सन, वो अपनी जो भी नेटिव प्रैक्टिसेस हैं, कोई त्यौहार, फेस्टिवल, तो उसे कम सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन अमेरिकन फेस्टिवल को बहुत ज़ोर शोर से सेलिब्रेट करेंगे, चाहे वो थैंक्स गिविंग हो, हैलोवीन हो या 4th ऑफ जुलाई इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। ऐसा वो क्यों करते हैं? ताकि आसपास जो उनके अमेरिकन वाइट फैमिलीज़ हैं वो उनको डिसअप्रूव ना करें, उनको अपना साथ रख के चलें। सो देयरफॉर ऑल ऑफ देम आर मूविंग टूवर्ड्स अमेरिकन वैल्यूज़। भारत में ऐसा नहीं है। कोई दूसरे धर्म के त्यौहार देखकर, सिख लोगों की बैसाखी देखकर क्या हिंदू लोग अपना कोई त्यौहार मनाना बंद करके वो वाला शुरू करेंगे? नो, दे विल रिस्पेक्ट दैट थिंग, बट अपनी चीज़ पैरेलल चलाते रहेंगे। सो इंडियाज़ रिलीजन एंड कास्ट सिस्टम इज़ यूनिक इन दैट वे। सर्टेन प्रैक्टिसेस, चाहे वो फूड, क्लोथिंग, मैरिज, फेस्टिवल, फैमिली वैल्यू हो, they will not change. Even with the rise in income or education, it will continue. Hindu will not eat beef, Muslim will not eat pork, and like that they have certain things कि वो सोसाइटी के अपने अपने कल्चर प्रिजर्व रखते हैं। रिस्पेक्ट फॉर वीमेन इन इंडियन सोसाइटी, दैट इज़ ऑल्सो अ यूनिक फीचर। हैदराबाद के अंदर 2019 में वेटरनरी डॉक्टर के ऊपर गैंग रेप और फिर उसका हत्या हो जाती है। उसके बाद हिंदू एंड मुस्लिम बोथ टाइप ऑफ पीपल वो साइड बाय साइड आकर उन्होंने कैंडल मार्च प्रोटेस्ट हैदराबाद में भी किया, दिल्ली में भी किया है, डिमांडिंग द क्विक जस्टिस, कि उसमें कौन था विक्टिम और कौन था क्रिमिनल, उसकी क्या रिलीजन, उसको न देखते हुए लोग आगे आए हैं। एक्सेप्ट सर्टेन ट्रोल्स एंड एंटी सोशल एलिमेंट्स एंड सम पॉलिटिकल एलिमेंट्स, वो उसका कम्युनल रंग देने की कोशिश करते हैं। बाकी बाय एंड लार्ज इंडियन सोसाइटी दे आर वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स द सेफ्टी एंड रिस्पेक्ट फॉर वीमेन इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। रीजनल लैंग्वेजेस का भी महत्व है। 8th शेड्यूल के अंदर हमारे संविधान में 22 लैंग्वेजेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट उसके अंदर सब मूवी, लिटरेचर बनाने के लिए फंडिंग में पैसा देती है।
एंड दिस हैज़ एंश्योर्ड दैट इंडियाज़ रीजनल कल्चर रिमेन्ड अलाइव। ये यूएसए जैसा नहीं कि सिर्फ एक ही अमेरिकन लोगों की सिर्फ एक इंग्लिश भाषा और इंग्लिश का लिटरेचर, इंग्लिश मूवी, ऐसा नहीं, रीजनल चीज़ें भी बहुत चलती हैं। एंड एज अ रिजल्ट इट आवर सोसाइटी हैज़ नॉट कम्प्लीटली एंजलिसाइज्ड, या भारत के संदर्भ में कहें तो ऐसा नहीं कि पूरा हिंदीकरण हो गया है, नो, पीपल विल मेक देयर ओन मूवीज़। सो वी हैव रिमेन यूनिफाइड, एट द सेम टाइम वी हैव केप्ट आवर डाइवर्सिटी। हम लोग 26 जनवरी और 15 अगस्त को भी ग्रांड सेलिब्रेशन करते हैं। उस वक्त आप पाएंगे कि उसकी परेड में कल्चरल टैबलू, अलग अलग ट्रक के ऊपर वो सब गुजराती लोग गरबा गाएंगे, पंजाबी लोग भांगड़ा करेंगे और पूरा प्रोसेशन चलता है। एंड एज अ रिजल्ट इवन यंगर जनरेशन ऐसा सब टीवी पर देख के दे रिमेन अवेयर अबाउट देयर कल्चरल वैल्यूज एंड डाइवर्सिटी। देन अल्टीमेटली कंक्लूजन, यस, इंडियन सोसाइटी हैज़ सस्टेन्ड इट्स कल्चर। ये जितनी भी डाइवर्सिटी और कल्चर है हमने प्रिजर्व करके रखा है। इन द प्रेजेंट टाइम, यस, सैडली देर आर सम स्पोरेडिक कम्युनल इंसिडेंट्स बट नन ऑफ देम हैज़ ग्रेटली हार्म द यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। हम एक साथ बरकरार है। एंड इट प्रूव्स दैट resilience of our society and its composite and secular culture, and therefore it is the duty and responsibility of every citizen to cherish and promote Indian culture। तो ऐसे पॉजिटिव नोट पर और हमने ऐसा अच्छा काम करना चाहिए, यू एंड द आंसर। ये बोल बच्चन टाइप का क्वेश्चन है तो इसमें कोई एकदम इंजीनियरिंग टाइप प्रिसीजन से ये पॉइंट ऐसा सब नहीं लिख सकते। ऐसा बोल बच्चन करके ही आपने कंक्लूजन बनाना है और ऐसे पॉजिटिव नोट पर हमने जवाब ख़त्म करना चाहिए। फिर वहाँ पर नया लाइन ऐड नहीं करना है, दैट नाउ अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ काउ विजिलेंटिज्म एंड मॉब लिंचिंग इंडियन सोसाइटी इज अंडर थ्रेट। ऐसा भाई आपको किसने इधर पूछा है? आपको ये पूछा है भारतीय सोसाइटी यूनिक कैसे है अपनी डाइवर्सिटी और कल्चर प्रिजर्व करने के। तो पॉजिटिव बात करो, ये सब में आपको पूछा नहीं गया, डोंट गो देयर। सो मिस्टेक्स इन दी आंसर, ऐसे सब उल्टी पुल्टी चीज़ों में लोग घुस जाते हैं। काउ विजिलेंटिज्म, मॉब लिंचिंग, अगर ये प्रश्न अभी पूछा जाए तो कुछ ऐसे लिखेंगे कि वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के चलते हमारी सोसाइटी खतरे में है। सो नेगेटिव असेसमेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, यू ऑब्जर्व द टोन ऑफ द क्वेश्चन। भारत के बारे में व्हाट इज़ यूनिकनेस अबाउट इंडियन सोसाइटी पूछा है तो फिर उसमें म्यांमार के अंदर रोहिंग्या मुसलमानों का परसिक्यूशन हो रहा है या आईसिस द्वारा यजदी कम्युनिटी का मास मर्डर किया गया था, इसलिए उन देशों में उनका कल्चर प्रिजर्व नहीं हो पाया। वेल दैट मे बी करेक्ट, बट वो सब चीज़ें यहाँ पर नहीं पूछी गई हैं। सो यू हैव टू राइट अबाउट इंडियाज़ कल्चर और उसकी यूनिकनेस की बात करो। अगर 1200-1500 प्रश्न में कोई निबंध पूछा गया हो तो म्यांमार और आईसिस और रोहिंग्या और यजदी तक जाना है। सो दिस इज़ अ कंटेम्पररी क्वेश्चन, स्पान के हिसाब से मोर देन D-2 ईयर्स, बहुत सारे साल के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा सोच के ये लिखना था। डिफ़िकल्टी लेवल आई वुड से ईजी, सिलेबस का टॉपिक है और ऐसे चिल्लर पॉइंट तो मोस्ट ऑफ द बुक्स में आपको मिल जाएंगे। लेकिन स्कोर के हिसाब से 10 में से 6 के आसपास लोग चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये आदत होती है कि वो नेगेटिव दिशा में लिखना शुरू करते हैं जो नहीं पूछा है उसके बारे में। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर, इंडियन सोसाइटी यूनिक देख लिया। सेकंड क्वेश्चन सेक्युलरिज्म। आप इस प्रश्न को पढ़िए, आई विल जस्ट कम बैक। So the second question is like this: what are the challenges to our cultural practices in the name of secularism? धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हमारी सांस्कृतिक प्रथाओं के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं? 10 मार्क्स 150 वर्ड्स। सो लुक एट द टोन ऑफ द क्वेश्चन। ये कैसा टोन है कि सेक्युलरिज्म के चलते हमारे कल्चर को खतरा आ रहा है, बेफिजूल का सेक्युलरिज्म आ गया है। सो दी टोन इज़ क्वाइट ऑब्जेक्शनेबल। ये एग्ज़ाम ख़त्म हुई उसके बाद बहुत सारे न्यूज़पेपर कॉलमनिस्ट ने इसको क्रिटिसाइज़ भी किया था कि ऐसे लोडेड टोन में ये प्रश्न पूछकर सरकार क्या साबित करना चाहती है कि सेक्युलरिज्म से भारत को खतरा है। बट एनीवेज, अब क्योंकि पूछा गया है तो वी हैव टू आंसर इट। इसके लिए हमको कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं NCERT पॉलिटिकल साइंस क्लास 11 चैप्टर 8 ऑन सेक्युलरिज्म। उसकी मदद से हम अपना जवाब बना सकते हैं। सो लेट अस ट्राई दैट। बट बिफोर दैट, ऐसे क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं। 2014 में हाउ इज़ इंडियन डिबेट ऑन सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम द वेस्ट। फिर 2018 में वापस पूछा कि हाउ इज़ इंडियन कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न मॉडल। फिर 2019 में पूछा फ्रांस भारत के सेक्युलरिज्म के मॉडल से क्या सीख सकता है। और ये वाले प्रश्न मेंस पेपर 2 2019 की फ्रांस भारत से क्या सीख सकता है सेक्युलरिज्म में,
वो भी मैंने पढ़ाया था, आगे आप पुराने वीडियो देख लीजिए। सो यस, क्वेश्चंस हैव बीन कमिंग फ्रॉम सेक्युलरिज्म टॉपिक। द ओनली डिफरेंस इज इस बार जो प्रश्न पूछा वो ज़रा नेगेटिव टोन वाला लोडेड क्वेश्चन था। खैर, पूछा है तो जवाब बनाना है। इंट्रोडक्शन में आप क्या कर सकते हैं, यू कैन गिव द ओरिजिन ऑफ द इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म कि उसमें ये वाले फीचर होते हैं। उसके बाद बॉडी, ये प्रश्न क्या है, सेक्युलरिज्म इज़ अ थ्रेट टू इंडियन कल्चर क्वेश्चन मार्क। तो आप तो या स्टेटमेंट के साथ डिसअग्री कर सकते हैं, ऐसा भी मैंने जवाब बनाया है, और आप इस स्टेटमेंट के साथ अग्री भी कर सकते हैं कि हाँ ये सेक्युलरिज्म भारत के लिए खतरा है कल्चर के लिए। तो अग्री विद द एग्जामिनर, उसकी भी मैंने आंसर्स ऑल्टरनेट आंसर बनाया है। सो वन बाय वन वी लुक एट बोथ टाइप ऑफ आंसर्स। पहले हम ये देखते हैं बॉडी में, अगर आप डिसअग्री करना चाहते हैं एग्जामिनर से कि नहीं सेक्युलरिज्म से कल्चर को कोई खतरा नहीं, तो फिर आप बात कर सकते हैं कि कैसे भारत के अंदर रिग्रेसिव कल्चरल प्रैक्टिसेस अगेंस्ट द वीमेन एंड सोसाइटी, ट्रिपल तलाक से लेकर बहुत सारी चीज़ें वो चल रही थी, लेकिन क्योंकि भारत का जो सेक्युलर स्टेट और सेक्युलर जुडिशरी है वो उसे स्टॉप कर पाया। यानी कि सेक्युलरिज्म से खतरा दिखता है सिर्फ रिग्रेसिव कल्चरल प्रैक्टिसेस को, ऐसी प्रथाएं जो कि असल में ऑफकोर्स ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव मुस्लिम्स और हिंदू में से कि ये तो हमारे धर्म का हिस्सा है, बट उसे चैलेंज करने में सेक्युलरिज्म ने मदद करी है। सो लाइक दैट बाय सेइंग सच थिंग्स यू कैन डिसअग्री विद द एग्जामिनर कि सेक्युलरिज्म से कल्चर को कोई खतरा नहीं है, एज लॉन्ग एज इट इज़ प्रोग्रेसिव टाइप ऑफ कल्चर। ऑल्टरनेट टाइप ऑफ बॉडी, कि जहाँ पर आप एग्जामिनर के साथ अग्री करेंगे कि सेक्युलरिज्म से कल्चर को खतरा है। सो देयर यू कैन राइट कि कैसे सेक्युलरिज्म, हमारा जो प्रियम्बल है आमुख, उसमें शुरुआत में तो हमारे मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं लिखा था, वो तो फिर इंदिरा गांधी के टाइम में 42nd अमेंडमेंट में हमने सेक्युलरिज्म एज अ वर्ड वाज एडेड। और ये टू मच सेक्युलरिज्म की जो पीपुड़ी बजाई जाती है, इट रिजल्ट्स इन रैशनलिज्म, और रैशनलिज्म के नाम पर धार्मिक बहुत सारी ऐसी और कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं जो कि फेद और इंट्यूजन पे चलती हैं, भावना पर और विश्वास पर चलती हैं। बट उन सब के सामने भी फिर लड़ाई छिड़ जाए सेक्युलरिज्म के नाम पे कि टेम्पल के अंदर कोई ड्रेस कोड नहीं होना चाहिए, फॉरेन वेस्टर्न सूट बूट पहन के भी जा सकते हैं, फोटोग्राफी भी भगवान की फ़ोटो खींच सकते हैं, इन सब साउथ इंडिया के कुछ टेम्पल्स में उसकी मनाही है। लेकिन ये सेक्युलरिज्म के नाम पर नहीं, ये सब कुछ फ्रीडम होना चाहिए, तो फिर हमारे कल्चरल डाइवर्सिटी को और कल्चरल वैल्यूज़ को खतरा हो सकता है। बहुत ज़्यादा सेक्युलरिज्म की पीपुड़ी बजाए तो फ्रांस के अंदर जो ऐसा चलता है कि बुरखा और हिजाब भी पब्लिक प्लेस में नहीं पहनना चाहिए, दैट टाइप ऑफ कि एक फ्रेंच ऐसी एक ही आइडेंटिटी होनी चाहिए, उसमें मुस्लिम अलग और हिंदू अलग, ऐसी अलग आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए, दैट टाइप ऑफ थिंग्स विल कम, देन इट विल हार्म द कल्चरल डाइवर्सिटी। तो ये ऑल्टरनेट जवाब के अंदर आप यू कैन अग्री विद द एग्जामिनर की बात सही है, सेक्युलरिज्म के चलते भारत के कल्चर को खतरा है या हो सकता है। सो वन बाय वन वी लुक एट बोथ टाइप ऑफ आंसर्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में अगेन कल्चर सेक्युलरिज्म, तो यहाँ पर आप सेक्युलरिज्म व्हाट इज़ इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म उसकी आप इंट्रोडक्शन में बात करें, दैट अंडर द इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म उसके 3 फीचर हैं। पहला, स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ऐसा नहीं पाकिस्तान जैसा कि हमारा स्टेट रिलीजन इस्लाम है, या सो नो पर्टिकुलर रिलीजन इज एनफोर्स्ड। स्टेट डज नॉट टेक अवे एनी रिलीजियस फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। दूसरा मुद्दा, स्टेट अपोजिस इंटर रिलीजियस डोमिनेशन, यानी मुसलमानों के ऊपर हिंदुओं को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे ऐसा कहीं पर होने नहीं देता। स्टेट अपोजिस इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन, मतलब विद इन अ रिलीजन, ऐसा नहीं कि एक ग्रुप को ज़्यादा प्रीफर करेंगे ओवर द अदर, तो ब्राह्मण को एससी से ज़्यादा प्रीफर करेंगे, या हिंदू मेल को पहले देखेंगे देन हिंदू फीमेल इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी राइट और टेम्पल एंट्री, ऐसा सरकार होने नहीं देती, इन सब को अपोज करती है। एंड थर्ड फीचर, अंडर आर्टिकल 25 एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट हिज रिलीजन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, सोशल वेलफेयर। सब लोग अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, बट पब्लिक ऑर्डर और हेल्थ सब कुछ होना चाहिए। फिर अफीन गांजा फूको ऐसी कोई बात करेगा, देन द पुलिस विल टेक एक्शन। सो इंट्रोडक्शन में आप सेक्युलरिज्म के ये कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे, और फिर आप उसको कनेक्ट करेंगे कंटिन्यूएशन ऑफ द इंट्रोडक्शन कि क्या उससे कल्चरल प्रैक्टिसेस को खतरा है। आपने पूर्व भूमिका बनानी होगी, ऐसा क्यों किसी को लग सकता है। सम क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट इन द नेम ऑफ सेक्युलरिज्म एंड मॉडर्निटी भारत के कोर्ट और सरकार unnecessarily they are interfering in the religious and cultural practices of India।
फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश पुलिस ने हाल ही में नोएडा में सब प्राइवेट कंपनियों को नोटिस दिया है कि आपके अलग अलग मुस्लिम एम्प्लॉई ऑफिस आवर्स में पब्लिक प्लेस रोड और पार्क में एक साथ जमा होकर नमाज अदा करते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। त्रिपुरा हाईकोर्ट ने त्रिपुरा के मंदिरों में पहले एनिमल सेक्रीफाइस, पशुओं की आहुति दी जाती थी, उसके ऊपर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि महिलाओं को सबरीमाला टेम्पल में जाने का हक है, हाजी अली दरगाह के एकदम इंटीरियर जो इनर सेंक्टम है वहाँ पर जाने का हक है। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस ऐसा हुआ था कि केरला में हदिया नाम की एक लड़की ने, जो कि हिंदू थी, शफीन जहां नाम के मुस्लिम के साथ शादी करी। हदिया के फादर ने अपोज किया कि ये तो लव जिहाद है, माय डॉटर हैज़ बीन मिसगाइडेड एंड मैरिड ऑफ। लेकिन उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने हदिया की लाइफ पार्टनर की जो भी सिलेक्शन था उसको वैलिड रखा। फिर हम पाते हैं कि ये एनवायरनमेंट रिलेटेड बॉडीज़ एंड सम कोर्ट ऑर्डर्स, गणेश चतुर्थी में गणपति जी की मूर्ति इससे ज़्यादा ऊंचाई की नहीं हो सकती, या फिर कि रात को दिवाली में आप इतने से ज़्यादा टाइम तक फायर क्रैकर नहीं जला सकते, या नवरात्रि में गरबा चल रहे हैं तो उसके माइक का वॉल्यूम इतने डेसिबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतने एक घंटे के बाद माइक बंद करना है। सो इन द नेम ऑफ दिस सेक्युलरिज्म एंड मॉडर्निटी ये सब किया जा रहा है, जो कि हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस को खतरा दिखता है। सो दैट इज़ व्हाट क्रिटिक्स आर आर्ग्यूइंग। और फिर आप बॉडी पार्ट में जाकर अग्री करेंगे या डिसअग्री करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिसअग्री विद द एग्जामिनर कि नहीं, सेक्युलरिज्म से हमारी गुड कल्चरल प्रैक्टिसेस को कोई खतरा नहीं, लेकिन बैड कल्चरल प्रैक्टिसेस को खतरा है। फॉर एग्जांपल ये आगे हमने जितने एग्जांपल देखे कि ये मुद्दे पर क्रिटिक्स को लगता है कि सेक्युलरिज्म से कल्चर को खतरा है, गणपति जी की इतनी हाइट होनी चाहिए, सबरीमाला टेम्पल में ये नियम होने चाहिए, अगर त्रिपुरा के टेम्पल में ऐसा रिवाज है कि प्राणी का बलिदान देना है तो कत्ल करने देना चाहिए। सो इन ऑल दी अबव केसेस वी मस्ट कंसिडर द एंगल्स ऑफ ट्रैफिक जाम, अगर सब लोग नमाज या पूजा करने के लिए रोड पर जमा हो जाएंगे, कंपैशन फॉर द एनिमल्स, अगर मंदिर में उसकी आहुति दी गई, जेंडर इक्वालिटी, इंडिविजुअल्स राइट टू चूज़ द लाइफ पार्टनर, चाहे वो किसी और धर्म का क्यों ना हो। लेकिन इन द नेम ऑफ रिलीजन एंड कस्टम ये सब चीज़ों को पहले कि ये गलत जो है उसको चलाने दो और सही है उसको मत आगे आने दो। फॉर एग्जाम्पल हिंदू डॉटर्स वेर डिप्राइव्ड ऑफ इक्वल प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस राइट्स एक ज़माने में। इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस सती की प्रथा वैसे तो गैर कानूनी थी, फिर भी कुछ कुछ बार सती सिस्टम हुआ था। चाइल्ड मैरिजेज आर स्टिल प्रैक्टिस्ड इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ रूरल इंडिया, अभी भी बच्चों के बाल विवाह होते हैं। एनिमल्स वर सेक्रीफाइस्ड इन सम टेम्पल्स। मुस्लिम वीमेंस वेर सब्जेक्टेड टू द डेरोगेटरी प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक। फिर मुस्लिम वीमन अगर उसका इलेक्शन कमीशन वाले वोटर कार्ड बनाने के लिए फ़ोटोग्राफ निकालना चाहे तब भी उसका कुछ लोग विरोध करते थे, ये धर्म और संस्कृति के खिलाफ है। शेड्यूल कास्ट को तालाब से पानी नहीं भरने देते थे, मैनुअल स्कैवेंजर का उनसे काम करवाते थे। फिर ये खाप पंचायत और ऐसे सब बॉडीज़, इंटरकास्ट मैरिज एंड इंट्रा गोत्र मैरिज, एक गोत्र में शादी नहीं हो सकती, इस प्रकार के उन्होंने बहुत सारे नियम बनाए थे। एंड इट वॉज सेड दैट दिज आर ऑल आवर यूनिक कल्चरल प्रैक्टिसेस और इसमें किसी ने दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारा जो मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म है वहाँ पर ये बात है कि इवन इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन इज़ प्रोहिबिटेड, कि प्रॉपर्टी राइट है तो ऐसा नहीं कि बेटी को बाद में मिलेगा बेटे को पहले मिलेगा, या ब्राह्मण को एससी के ऊपर प्रेफरेंस देंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। सो देयरफॉर बिकॉज ऑफ दिस सेक्युलर इंडियन सेक्युलर मॉडल हमने बहुत सारे कानून बनाए हैं, कोर्ट ने बहुत सारे जुडिशियल वर्डिक्ट दिए हैं, एंड वन बाय वन ऑल दिस रिग्रेसिव कल्चरल प्रैक्टिसेस हैव बीन आउटलॉड बाय द मॉडर्न सेक्युलर इंडियन स्टेट। एंड देयरफॉर थस कंक्लूजन में आप बोल सकते हैं कि सेक्युलरिज्म ने कोई कल्चरल प्रैक्टिसेस के सामने चैलेंज नहीं किया है, एज लॉन्ग एज वो कल्चरल प्रैक्टिसेस कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर काम कर रही हो। लेकिन अगर कोई रिग्रेसिव कल्चरल प्रैक्टिस है, ये ट्रिपल तलाक टाइप की चीज़ें, तो फिर सेक्युलरिज्म के चलते स्टेट और जुडिशरी को ऐसा पावर मिला है कि वो उसको चैलेंज कर पाते हैं। सो दिस इज़ वन वे ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन कि जहाँ पर आप एग्जामिनर से डिसअग्री करेंगे, एग्जामिनर की स्टेटमेंट से आप उल्टा लिखेंगे। सो दैट इज़ डन। ये जो ब्लू कलर में मैंने फ्रेमवर्क बनाया था वो हमने देख लिया। नाउ लेट अस ट्राई द अदर वे ऑफ आंसरिंग। क्या सेक्युलरिज्म से भारत के कल्चर को खतरा है? अब हम ऐसा जवाब तैयार करें कि यस खतरा है, यानी कि वी अग्री विद द एग्जामिनर स्टेटमेंट। तो इंट्रोडक्शन तो सेम रहेगा, बॉडी के अंदर थोड़े मुद्दे बदल जाएंगे। सो लेट अस नाउ अग्री विद द
एग्जामिनर कि हाँ सेक्युलरिज्म के चलते कल्चर खतरे में है। सो लेट अस मेक सम पॉइंट्स। पहला, इंडियन कल्चर इज़ वोवन अराउंड द रिलीजियस एक्टिविटी। धर्म और संस्कृति भारत में अलग अलग दो हिस्से नहीं है। कल्चर में आप बोलते हैं फूड प्रैक्टिसेस, तो रिलीजन जो कहेगा ऐसा ही हम लोग खाना खाएंगे, राइट। सो इट इज़ इंटरवोवन लाइक दैट। सो दैट इज़ बोथ एप्रिशिएटेड एंड एक्नॉलेज बाय आवर फाउंडिंग फादर्स। इसलिए हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनल प्रियम्बल में सेक्युलरिज्म शब्द नहीं था, वो तो इंदिरा गांधी ने 47 अमेंडमेंट में 1976 में डाला था। एंड टुडे द टेंडेंसी ऑफ सम ऑफ द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी टू कनेक्ट दिस कल्चरल हेरिटेज, वो सेक्युलरिज्म के खिलाफ है और ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, फलाना ढिमका वो बोलते रहते हैं। दिस क्रिएट्स फॉलोइंग चैलेंजेस करके आप लिखेंगे कैसे सेक्युलरिज्म से कल्चर को चैलेंज है। पहली बात, बहुत सेक्युलरिज्म की पीपुड़ी बजाएंगे, इट टेक्स द सोसाइटी टूवर्ड्स एक्सेसिव अमाउंट ऑफ रैशनलिज्म। रैशनलिज्म ज़रूरी है, हमें अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। भूत प्रेत और ये सब मान्यता है, जादू टोना, वो सब नहीं होना चाहिए, दैट इज़ करेक्ट। बट एक्सेसिव रैशनलिज्म इवन इन द रिलीजियस थॉट्स एंड प्रैक्टिसेस, जहाँ पर कि इंट्यूजन और फेद की ज़रूरत है वहाँ पर भी आप रैशनलिज्म डालेंगे तो कल्चर खतरे में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, साउथ इंडिया के बहुत सारे टेम्पल्स में भगवान की मूर्ति का फ़ोटो लेने की मनाही है। इट इज़ फॉरबिडन टू टेक द फोटोग्राफ ऑफ द डेटी। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मंदिर की मूर्ति में जो डिवाइन पावर है, दैवीय शक्ति है, वो चली जाएगी अगर आप उसके फ़ोटो खींचते रहेंगे। सेकेंडली, साउथ इंडिया के टेम्पल में देर आर ऑल्सो स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड। जैसे कोई केरला में पद्मनाभ भगवान का मंदिर है तो वहाँ पर सिर्फ वो लिंगी या साड़ी पहन के ही व्यक्ति जा सकता है। तो ये सब कल्चरल प्रैक्टिसेस, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, दे आर इंटरवोवन। अब यहाँ पर भी सेक्युलरिज्म और रैशनलिज्म के नाम पर अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल कर दे कि नहीं वो राइट टू लाइफ के नीचे है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, और राइट टू इन्फॉर्मेशन के नीचे है कि मंदिर भी इस जनता से फंड लेता है तो पब्लिक को फ़ोटो खींचने की, भगवान का फ़ोटो लेने की अनुमति होनी चाहिए। एंड ड्रेस कोड, हम चाहे ऐसा टाई या सूट या स्कर्ट पहन के जाए उसकी भी छूट होनी चाहिए। अगर ऐसा सब होना शुरू हो गया देन इट विल हार्म आवर कल्चर, क्योंकि फिर हमारे भारत के जो मॉडर्न यूथ है दे विल नॉट ऑब्जर्व द ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, द हेरिटेज विल बी इरोडेड इन द लॉन्गर रन। और ये डिमांड ऑफ सेक्युलरिज्म बहुत ज़्यादा करने लगे तो फ्रांस में फिर सेक्युलरिज्म का वो ऐसा मतलब निकालते हैं कि सेक्युलरिज्म मतलब किसी ने भी अपनी धार्मिक चीज़ को पब्लिक प्लेस पे नहीं दिखाना है। तो कोई वो ज्यू आदमी है, उसने अपनी टोपी ऐसी नहीं पहनी है, मुस्लिम ने अपनी कैप नहीं पहनी है, बुरखा नहीं लगाना है, क्रिश्चियन ने अपना क्रॉस टी-शर्ट के बाहर नहीं होना चाहिए, दैट टाइप ऑफ डिमांड्स दे मेक। तो फ्रांस के अंदर बुरखा हिजाब भी पब्लिक प्लेस में पहनने की अनुमति नहीं है कि होमोजिनाइजेशन, देयर शुड बी ओनली वन आइडेंटिटी, फ्रांस की आइडेंटिटी रादर देन सम रिलीजियस और कल्चरल आइडेंटिटी। तो ये सब होने लगेगा तो सेक्युलरिज्म कल्चर के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो देन यस, यू कंक्लूड by agreeing with the examiner that yes, too much emphasis on secularism, it creates challenges to our cultural practices through demand for rationalism and too much demand for homogenization. So either way you can write the answer, उसे आप शालीन भाषा में लिखे तो कुछ गलत नहीं है। ये प्रश्न में गलतियाँ लोग क्या कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉन्ग लिस्ट ऑफ सोशल रिफॉर्म्स इज़ नॉट आस्क्ड कि ब्रिटिश एरिया में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ये किया था और चाइल्ड मैरिज को और सती प्रोहिबिशन किया था। प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है उसका आपको प्रश्न पूछा गया है। ममता बनर्जी वो दुर्गा पूजा और मुहर्रम के प्रोसेशन के वक्त कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाती है और फिर इसमें ये वो खतरा आ रहा है। वो इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेकर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पर मोदी भक्ति और कांग्रेस बैशिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है कि राजीव गांधी ने वो शाहबानो केस में ऐसा किया था बट अल्टीमेटली मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक को आउटलॉ करके मुस्लिम महिलाओं का सशक्तिकरण किया है वगैरह। वो सब बातें सही, बट यहाँ पर प्रश्न कुछ अलग टोन में, अलग लॉजिकल सीक्वेंस में पूछा गया है। जस्ट लाइक दैट अर्बन नक्सल और JNU वाला सेक्युलरिज्म को मिसयूज़ करके हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाते हैं वगैरह। इंडिविजुअल ऐसे नाम लिख के गलत दिशा में आप मत जाइए। शालीन भाषा में कंजर्वेटिव मतलब रूढ़िवादी ऐसा नहीं, बट शालीन होना चाहिए। ऐसा नाम लेकर वो ZTV पर सुधीर चौधरी जो करता है, दैट टाइप ऑफ थिंग्स यू शुड नॉट बी, पिपुड़ी बजा के नहीं लिखना है। कंटेम्पररी क्वेश्चन है, स्पान बोल सकते हैं मोर देन D-2 ईयर्स। डिफ़िकल्टी लेवल आई वुड से इट इज़ टफ, क्योंकि क्वेश्चन का टोन ऐसा है कि आपने जो भी लिखना है अग्री या डिसअग्री करोगे उसे बहुत ही सोच विचार कर लॉजिकल रीजनिंग में फिट करके लिखना है।
तो 10 में से मुझे लगता है ज़्यादातर लोग 4 मार्क के आसपास उन्होंने उसके लायक जवाब लिखा होगा। सो वी आर डन विद द सेकंड क्वेश्चन, दैट वाज सेक्युलरिज्म, और वो कल्चर के ऊपर क्या थ्रेट जनरेट करता है। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज अबाउट कल्चर, बट उससे पहले आई एम हैप्पी टू शेयर विथ यू कि अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर मेरी इकोनॉमी की लाइव बैच चल रही है, जहाँ पर इकोनॉमी के सभी टॉपिक्स और पोर्शन, चाहे मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, बजट, इंटरनेशनल ट्रेड, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अलग अलग इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, प्रीलिम्स, मेंस, थियरी, करंट, कंटेम्पररी, कलेक्टिवली जो भी काम का है हम लोग एक कोर्स के अंदर पढ़ रहे हैं। कोर्स के साथ आपको रैपिड रिवीजन के हैंडआउट भी मिलते हैं। हैंडआउट के अंदर इंपॉर्टेंट इकोनॉमी टर्म्स की हिंदी ट्रांसलेशन भी दिया गया है, ताकि मीन्स अगर आपको हिंदी में लिखना हो मदद मिल जाएगी। सर्वे, बजट, थिंग्स आर कवर्ड। वीकली बेसिस पर क्विज़ होता है, उसमें रैंकिंग भी होता है। एंड वीकली बेसिस पर यूजुअली फ्राइडे सैटरडे रात को 9 से 11:30 बजे तक की क्लास होती है। तो वर्किंग प्रोफेशनल एंड इवन हाउसवाइफ कैन ऑल्सो अटेंड इट लाइव। सो दैट कोर्स इज़ गोइंग ऑन। उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन इट, और ज्वाइन करते वक्त चेकआउट पेज पे अगर आप mrunal.org कोड यूज़ करेंगे यू कैन गेन सम एडिशनल डिस्काउंट ऑल्सो। सो दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू फॉर द अपकमिंग UPSC 2020 प्रीलिम एंड मेंस एग्जाम। नाउ रिज्यूमिंग बैक, हम लोग पढ़ रहे थे मेंस पेपर 1 2019, उसके सोशल साइंस के क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न कल्चर के बारे में, लेट अस चेक। डू वी हैव कल्चरल पॉकेट्स ऑफ स्मॉल इंडिया ऑल ओवर द नेशन, इलेबोरेट विथ एग्जाम्पल्स। क्या हमारे राष्ट्र में सर्वत्र लघु भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र है? उदाहरणों के साथ सविस्तार स्पष्ट कीजिए। 250 वर्ड्स, 15 मार्क्स। ये कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में पहले भी UPSC ने प्रश्न पूछ चुके हैं। 2015 में पूछा कोई भी 4 कल्चरल एलिमेंट्स ऑफ डाइवर्सिटी के बारे में चर्चा कीजिए। 2016 में पूछा कि भाषाओं के आधार पर हमने राज्यों का निर्माण किया, लिंग्विस्टिक स्टेट्स, तो उससे क्या भारत की यूनिटी को मजबूती मिली है। 2017 में पूछा कि भारत के अंदर रीजन्स दे फॉर्म कल्चरल यूनिट्स रादर देन द स्टेट्स, गिव योर एग्जाम्पल्स एंड व्यू पॉइंट। और उसी के कंटिन्यूएशन में ये वाला प्रश्न कि क्या पूरे भारत के अंदर हमें छोटे छोटे भारत के कल्चरल पॉकेट्स मिल जाते हैं। एक भारत नहीं है, उसके नीचे अलग अलग कल्चरल पॉकेट्स हैं, छोटे छोटे भारत। तो इंट्रोडक्शन, यहाँ पर आप कल्चर को डिफाइन करेंगे। आगे के प्रश्नों में हमने क्या किया, कल्चर के ओरिजिन दे दिया कि इतने सारे अलग अलग भाषा हैं और ये सब टाइप ऑफ बोल बच्चन किया था। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली हम कल्चर को डिफाइन इसलिए करेंगे ताकि उसके ये एलिमेंट है, फूड है, क्लोथ है, वैल्यूज़ हैं, वो कैसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दिखता है। लाइक दैट वी कैन आउटलाइन द पॉकेट्स, इसलिए कल्चर को डिफाइन करना यहाँ ज़रूरी बनता है। एंड देन यू कैन राइट सम ऑफ द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द कल्चर, और फिर बॉडी के अंदर आप एग्जाम्पल से समझाएंगे कि कैसे भारत में अलग अलग कल्चरल पॉकेट्स हैं। जैसे हिमालयन रीजन में आपको 3 कल्चरल पॉकेट्स मिलेंगे। नॉर्थ इंडिया के अंदर वैसे लिखता है कि एक हिंदी बेल्ट ही है, बट उसमें भी 3 अलग अलग कल्चरल पॉकेट्स हैं। साउथ इंडिया के अंदर, साउथ इंडिया मतलब सिर्फ राइस और इडली सांभर ऐसा नहीं, वहाँ पर भी 4 अलग अलग भाषाओं के हिसाब से कल्चरल पॉकेट्स मिलते हैं। वेस्टर्न इंडिया में भी अलग है, और नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी ऐसा नहीं कि नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल कल्चर इज़ वन, वहाँ पर भी इंटरनल डिफरेंसेस है। सो लाइक दैट वी हैव स्मॉल स्मॉल कल्चरल पॉकेट्स इन इंडिया। एंड देन कंक्लूजन, हाँ यस देर आर मैनी स्मॉल पॉकेट्स इन इंडिया, बट स्टिल वी हैव स्टूड यूनाइटेड बिकॉज ऑफ आवर स्पिरिट ऑफ लव, टॉलरेंस, ब्रदरहुड, और उसको हमने आगे बढ़ाना है। ऐसे पॉजिटिव कंक्लूजन में एंड करेंगे। यहाँ पर भी वही नहीं कि हिंदी भाषी और मराठियों के सामने लड़ाई चल रही है वगैरह, नेगेटिव लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, हम डिफाइन कर सकते थे, ओरिजिन दे सकते थे या डेटा दे सकते थे अबाउट कल्चरल डाइवर्सिटी, लेकिन मैंने आपको बताया कि क्यों, बिकॉज वी हैव टू क्लासीफाई द इंडियन कल्चरल पॉकेट्स, इसलिए डिफाइन करना ज़्यादा उपयोगी होगा। सो वी कैन डिफाइन द कल्चर। कल्चर इज़ अ वे ऑफ लाइफ दैट इज़ कॉमन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। कल्चर के 2 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है मटेरियल कंपोनेंट, जहाँ पर आप फूड, ड्रेस, ऑर्नामेंट, हाउसेस, उस हिसाब से कुछ लोगों का एक ग्रुप बन जाए तो आप बोलें ये वाला कल्चर है। देन नॉन मटेरियल कंपोनेंट्स,
सिंबल, एटीट्यूड, आइडियाज़, बिलीफ, फैमिली वैल्यू, कस्टम, सॉन्ग, डांस, म्यूज़िक, उससे इफ़ देर इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल देन वी से ये उनका कल्चर है। ये कल्चरल कंपोनेंट अपने आप नहीं बनते, उस पर बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे कि ज्योग्राफी ऑफ अ रीजन, क्लाइमेट, इकोनॉमी, और वो रीजन के अंदर कौन सा एथनिक, लिंग्विस्टिक या रिलीजियस ग्रुप ज़्यादा डोमिनेंट है, तो वो जो भी क्लोथ पहनते होंगे, जो उनका वैल्यूज़ होगा, वही बाकी सब लोग भी कॉपी करेंगे। एंड एज अ रिजल्ट कॉन्सिक्वेंटली वी कैन आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कल्चरल पॉकेट्स ऑफ स्मॉल इंडिया ऑल ओवर द नेशन। और फिर बॉडी के अंदर आप अलग अलग एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल के अंदर कोई बहुत ज़्यादा सोच विचार की ज़रूरत नहीं। माजिद हुसैन की ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, उसका आई थिंक चैप्टर 13 है, द कल्चरल सेटिंग ऑफ इंडिया। तो बस वही चीज़ें कल्चरल ज्योग्राफी की यहाँ पर लिखनी है। सबसे पहले आप नॉर्थ से शुरू करो, तो नॉर्थ में एकदम ऊपर है हिमालय। सो हिमालयन रीजन, तो वहाँ लैंग्वेज के हिसाब से कश्मीरी एंड पंजाबी और ये सब दिखता है, बट माजिद हुसैन में जो दिखा है, जस्ट दोज थिंग्स वी हैव टू कॉपी। तो माजिद हुसैन कहते हैं कि हिमालयन रीजन के अंदर 3 कल्चरल पॉकेट्स हैं। पहला है लद्दाख का कल्चरल रीजन, जहाँ पर बुद्धिज़्म और लद्दाखी लैंग्वेज प्रेवेलेंट है। दूसरा है कश्मीरी मुस्लिम वाला रीजन, जहाँ पर उनका इस्लामिक कल्चर है। और तीसरा है किन्नौरी देवभूमि कल्चरल रीजन, जो कि हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ी प्रदेश में उनका देवभूमि हिंदू टाइप का कल्चरल रीजन दिखता है। सो दीज आर द 3 कल्चरल पॉकेट्स विद इन इंडिया। तो हम बोल सकते हैं 3 छोटे छोटे भारत वहाँ पर हैं। फिर वहाँ से थोड़ा एकदम नॉर्थ मोस्ट से थोड़ा बीच में आए नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया के अंदर भी 3 अलग अलग कल्चरल पॉकेट हैं। पहला है पंजाब के इलाके में सिख गुरुमुखी कल्चरल रीजन ऑफ पंजाब एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। उसके बाद ट्रेडिशनल हिंदी बेल्ट में आप पाएंगे हिंदी हिंदू कल्चरल बेल्ट, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में। ये सब माजिद हुसैन ने ही टर्म्स दिए हैं अपने बुक में, तो ये सब लिखने में मतलब ये धार्मिक और ये ऐसा हिंदू लिख सकते हैं कि नहीं, देयर इज़ नो नीड टू बी शाई ऑफ, जो है वही हमने लिखना है। एट द सेम टाइम यू मैंशन अदर थिंग्स, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी हिंदू बेल्ट बोल के बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश ये सब एक समान है। दिस इज़ नॉट अ कॉमन बेल्ट। उसके अंदर भी बहुत सारे इंटरनल डिवीजन हैं, कास्टिज़म के नाम पर कंजर्वेटिज्म, पैट्रियार्की, सोशल टैबूज। फिर वहाँ पर ये मियो पंचायत, जाट की जाट और खाप पंचायत, ठाकुर, भूमिहार, डेरा, उनका अपना अलग अलग अस्तित्व। तो वो जहाँ पर जितने डोमिनेंट है उस हिसाब से कल्चरल पॉकेट्स ऑफ स्मॉल इंडिया अलग अलग दिखते हैं। और फिर तो नॉर्दर्न इंडिया में 3 पॉकेट्स हैं। पहला तो ये सिख गुरुमुखी वाला, दूसरा हिंदी हिंदू बेल्ट, और तीसरा पॉकेट है अर्बन कॉस्मोपॉलिटन कल्चर ऑफ दिल्ली एंड एनसीआर रीजन, वो दिल्ली वाला कल्चर। तो उनका जो भी कुजीन मतलब जो भी वो खाना खाते हैं, अटायर, पोशाक, स्पीच, गेस्चर, एटीट्यूड, दे आर क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। फिर आप सदर्न इंडिया में जाइए, तो वहाँ आपको पता चलेगा आंध्र और तेलंगाना तो तेलुगु भाषा, कर्नाटक कन्नड़ भाषा, तमिलनाडु तमिल भाषा, केरला मलयालम भाषा। एंड अकॉर्डिंगली उसके 4 कल्चरल पॉकेट्स बन जाएंगे, क्योंकि 4 अलग अलग भाषा है। ये बात सही है कि ऑल दिस लैंग्वेजेस कम फ्रॉम द सेम द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली, और वहाँ पर थोड़ी कुछ सिमिलैरिटीज़ भी है। चारों रीजन में आप पाएंगे फूड में राइस चावल का उपयोग ज़्यादा होता है। अटायर के अंदर वो लुंगी पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी वहाँ पर ज़्यादा है, फिशिंग और राइस फील्ड में काम करना है, तो पैंट होगा उसको ऊपर चढ़ाने से ज़्यादा लुंगी में पहन के काम करना, इट इज़ मोर कंफर्टेबल। तो बट ऐसा नहीं बोल सकते पूरा साउथ इंडिया इज़ ऑल इडली सांभर एंड लुंगी कल्चर, नहीं। देयर कल्चरल आस्पेक्ट्स आर वेरी डिफरेंट विद इन एंड अक्रॉस द स्टेट्स, अलग अलग हैं। जैसे कि केरला, वहाँ पर नायर, एजावा एंड वेरियर कम्युनिटीज़ दे प्रैक्टिस मैट्रीलिनियल सिस्टम, कि जहाँ पर बेटियों को प्रॉपर्टी राइट, सोशल कस्टम्स के अंदर उनके आसपास वो सब चलता है। आंध्र के अंदर उसका ऑपोजिट है, कि वहाँ पर रेड्डी लोगों का कल्चर इट इज़ हैविंग मोर पैट्रियार्कियल वैल्यूज़, कि जहाँ पुरुष और बेटे का ज़्यादा सम्मान और प्रॉपर्टी राइट्स एंड एवरीथिंग सोशल कस्टम उसके आसपास चलते हैं। और फिर आंध्र के अंदर आप पाएंगे लॉयल्टी फॉर द क्लान, हीरो वर्शिप, दे आर मोर प्रेवेलेंट। वो इंदिरा द टाइगर मूवी सोनी मैक्स पर जितनी बार आता है आप देख लीजिए, एक आध बार, एवरी वीक 5 बार तो होता ही है, देन यू विल नो व्हाट इज़ देयर कल्चर। देन कर्नाटक, तेलंगाना, ऐसा नहीं कि वहाँ पर राइस लोग ज़्यादा खाते हैं, वहाँ नॉन राइस टाइप ऑफ वेराइटी इज़ ऑल्सो वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड। सो दैट मीन्स इंटरनली देर आर मैनी डिफरेंट कल्चरल पॉकेट्स। तमिलनाडु तो ऐसा नहीं बोल सकते वहाँ बस तमिल द्रविडियन कल्चर, नो।
वहाँ पर ट्रेडिशनली जो भी ब्राह्मणिकल टाइप ऑफ प्रैक्टिसेस थी, फिर वहाँ पर द्रविडियन मूवमेंट शुरू होता है। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सी पार्टी या कौन सा ग्रुप ज़्यादा पावरफुल है, ब्राह्मीण और नॉन ब्राह्मीण, अकॉर्डिंगली यू विल डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको अलग अलग स्मॉल इंडिया दिखता है। सो देर इज़ नॉट अ सिंगल तमिल इंडियन कल्चर। सो थस साउथ इंडिया हैज़ मैनी स्मॉल कल्चरल पॉकेट्स ऑफ इंडिया। फिर वेस्ट में आप जाइए तो क्या है, गुजराती। गुजरात और राजस्थानी लैंग्वेजेस, उसमें समानता ये है, बोथ ऑफ देम बिलोंग टू द सेम इंडो आयन ग्रुप ऑफ लिंग्विस्टिक फैमिली। दोनों ही जगह पर हिंदुइज़्म और जैनिज़्म के ज़्यादा सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है। तो उस हिसाब से उनका कल्चर गुजरात राजस्थान का बाकी सब इलाकों से थोड़ा अलग दिखेगा। फूड में आप पाएंगे कि क्योंकि वहाँ पर फ्रेश वाटर, बहुत सारे नॉर्दर्न गुजरात और राजस्थान दे आर हैविंग स्कार्सिटी ऑफ वाटर, सो एज अ रिजल्ट फ्रेश वेजिटेबल, फ्रूट, वो सब उनके फूड डाइट में कम होता है। यूजुअली ग्रेन, पल्स, ड्राई आइटम, लॉन्ग शेल्फ लाइफ हो, जैसे दाल बाटी चूरमा, ऐसे ही सब आहार वो ज़्यादा लेते हैं। और हमने पढ़ा कि कल्चर उसका एक मटेरियल कंपोनेंट है फूड, तो फूड यहाँ पर अलग है, तो ये एक कल्चरल पॉकेट बन गया। सिमिलरली रूरल मेल प्रीफर टू वियर टर्बन, कुर्ता धोती। फेस्टिवल में फीमेल डेइटी के साथ जुड़े हुए फेस्टिवल बहुत ज़्यादा मनाए जाते हैं, नवरात्रि वगैरह। सो दैट इज़ गुजराती राजस्थानी कल्चर। फिर उससे कम्प्लीटली ऑपोजिट साइड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाएं तो वहाँ पर आप एथनिक कल्चरल पॉकेट्स देख सकते हैं। सिक्किम में दो सब कल्चर हैं, एक बुद्धिस्ट कल्चर है और दूसरा नेपाली ब्राह्मण लोगों का हिंदू टाइप का कल्चर है। मेघालय के अंदर खासी गारो कम्युनिटी का जहाँ पर दबदबा है, तो मैट्रिलिनियल सिस्टम प्रीवेल्स, मतलब कि हस्बैंड अपना घर छोड़ के वाइफ के घर में रहने जाएगा, मतलब मदर इन लॉ के घर में, फैमिली में रहने जाएगा। तो उसके ऑपोजिट मणिपुर में माइटी डोमिनेटेड एरियाज, वहाँ पर पैट्रियार्कल एंड पैट्रीलोकल प्रैक्टिसेस आर मोर प्रेवेलेंट, कि बेटे को पेरेंट्स की प्रॉपर्टी मिलेगी और डॉटर को हस्बैंड की फैमिली के साथ रहना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंगली देयर कल्चरल पॉकेट्स एंड प्रैक्टिसेस आर डिफरेंट। वो इंटरनली कैसे डिफरेंट है वो सब हमने लिखना नहीं, हमने सिर्फ ये कहना कि ये स्मॉल कल्चर पॉकेट, ये स्मॉल कल्चर पॉकेट, ये सब छोटे छोटे पूरे भारत में इंडिया है। ये कोई एक नहीं कि अमेरिकन कल्चर मतलब एक चीज़ पूरा, ऐसा नहीं है, अलग अलग छोटे छोटे इंडियन कल्चर है। एंड लास्टली द कंक्लूजन, थस वी कैन फाइंड द कल्चरल पॉकेट्स ऑफ स्मॉल इंडिया ऑल ओवर द नेशन, येट हम सब लोग प्रेम भाव से रहते हैं, बेरिंग द ओकेशनल इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस एंड हेट्रेड। Indian civilization has always celebrated plurality and promoted love and tolerance, and it has helped us, all of us, to survive, sustain and flourish under a united India, and it is the duty and responsibility of every citizen to protect and preserve our cultural heritage. मैंने आपको अभी बताया, तो ऑब्वियसली इसको अब सारे एग्जाम्पल के साथ हम लिख सकते हैं, बट इन रियल एग्जाम इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हमको सभी कुछ तुरंत याद आ जाए। सो समटाइम्स यू हैव टू, जो अपनी वर्ड लिमिट है 250 वर्ड्स में लिखना है, आपको इतने सारे लिखने को नहीं मिल रहा है। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग और रिमेंबरिंग दी टाइप ऑफ डिफरेंसेस और एग्जांपल्स, तो फिर आपने जवाब को, जो मुद्दा आपके पास है उसको एलेबरेट करके लिखना पड़ेगा। और ऐसी परिस्थिति में जो बोल बच्चन करना पड़ता है वो तभी हो सकता है इफ़, सॉरी ये क्या हुआ मुझे देखना पड़ेगा, just a minute, I think there is some technical issue. No, I hope it is working fine. Care. तो आपके पास अच्छी वोकेबुलरी होनी चाहिए। एक मिनट में ये लेज़र पॉइंटर सेलेक्ट करूँ। अच्छी वोकेबुलरी होना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर कंक्लूजन में मैंने कितने सारे सिनोनिम्स यूज़ करके एक ही बात को बड़ा करके लिखा है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, नहीं, इट इज़ द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन। बात तो वही है, बट दो शब्द यूज किए तो लंबा हो गया। इंडिया हैज़ सर्वाइव्ड, तो सर्वाइव नहीं, सर्वाइव, सस्टेन, फ्लॉरिश, 3 मिल गए। लव, टॉलरेंस, वायलेंस, हेट्रेड, राइट। तो मिलते जुलते शब्दों को डाल डालकर आपने जो आपके पास थोड़ा मटेरियल है उसको और बड़ा करके वर्ड लिमिट को फिलअप करना है। एंड देयरफॉर गुड वोकेबुलरी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। ये क्वेश्चन के अंदर लोग क्या गलतियाँ कर सकते हैं,
एक तो ये मैट्रियार्की और पैट्रियार्की क्या है, उसका क्या डिफरेंस, वो सब सोशियोलॉजी यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करनी, सिंपली एक लाइन में लिख दिया कि वो ऐसा कल्चर है, वो ऐसा कल्चर है। देन स्टीरियोटाइपिंग विथ अ कॉमन ब्रश स्ट्रोक, वो नहीं होना चाहिए। पूरा साउथ इंडिया मतलब एक ही राइस एंड लुंगी, दैट इज़ नॉट द वे। अलग अलग उनके बहुत सारे कल्चरल खूबियाँ हैं, यू हैव टू मैंशन इट। साउथ इंडियन कल्चर इज़ नॉट सेम, तेलुगु कल्चर डिफरेंट देन केरला, राइट। सो इंडिविजुअल स्मॉल पॉकेट्स बनते हैं। सिमिलरली कोई एक वेस्टर्न इंडिया का कल्चर नहीं है, गुजरात राजस्थान की चीज़ें अलग है, महाराष्ट्र गोवा कोंकण की चीज़ें अलग है। इवन विद इन गुजरात नॉर्दर्न पार्ट राजस्थान के साथ ज़्यादा मैच करेगा, सदर्न पार्ट में महाराष्ट्र टाइप फूड एंड प्रैक्टिस ज़्यादा देखने को मिलेगी। सो देर इज़ नो सिंगल कॉमन स्टीरियोटाइप के जवाब नहीं बनाने चाहिए। ये थियरी का क्वेश्चन बोल सकते हैं। डिफ़िकल्टी लेवल मीडियम, 15 में से मुझे लगता है ज़्यादातर लोग 5 मार्क के आसपास उन्होंने खेला होगा, क्योंकि वो सीधा साउथ इंडिया वर्सेस नॉर्थ इंडिया टाइप की चीज़ें, ये कल्चर और ये कल्चर, वो उससे ज़्यादा रिफाइंड आंसर होना चाहिए। और ये कोई आसमान से टपका हुआ प्रश्न भी नहीं, माजिद हुसैन का वो चैप्टर 13 देखा हो, आराम से इसको हैंडल कर सकते हैं। सो दैट वाज द थर्ड क्वेश्चन कल्चर के बारे में, और हमने देख लिया। नाउ आई थिंक लेट अस टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स, और उसके बाद बाकी के 3 सवाल भी हम लोग देख लेते हैं। सो ए ब्रेक फॉर 5 minutes.
ऑलराइट फ्रेंड्स, सो नाउ आवर 5 मिनट ब्रेक पीरियड इज ओवर एंड विल मूव फॉरवर्ड। चौथा प्रश्न है ग्लोबल आइडेंटिटी। आर वी लूजिंग अवर लोकल आइडेंटिटी फॉर द ग्लोबल आइडेंटिटी डिस्कस। क्या हम वैश्विक पहचान के लिए अपनी स्थानीय पहचान को खोते जा रहे हैं? चर्चा कीजिए। 250 वर्ड्स 15 मार्क्स। एनसीईआरटी सोशियोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 6 में ज़्यादातर इसके मुद्दे हमको मिल जाते हैं और बाकी चीज़ें आप अपने डे टू डे ऑब्जर्वेशन से इसमें लिख सकते हैं। ये इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन के क्वेश्चन पहले भी यूपीएससी ने पूछे। मेंस पेपर 1 2013 में पूछा था, एग्जामाइन द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एजेड पॉपुलेशन, बुजुर्गों पर क्या असर है। 2015 में पूछा कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन वीमेन, भारतीय महिलाओं पर अच्छे बुरे असर। 2016 में पूछा गया, ग्लोबलाइजेशन हैज़ इन्फ्लुएंस द कोर कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया टू व्हाट एक्सटेंड, उसकी आप समझाइए। सो इन दैट पर्टिकुलर ट्रेंड इट इज़ मूविंग ऑन। क्वेश्चन ऐसा है कि क्या ग्लोबल आइडेंटिटी के चलते हम हमारी लोकल स्थानीय आइडेंटिटी लॉस कर रहे हैं कि होली दिवाली खेलने की जगह ये तैमूर, हेलोविन और ये आई कांट रिमेंबर हर नेम, ये अनिल देवगन की, सॉरी अनिल कपूर, उसकी डॉटर, वो ये सब लोग हेलोविन खेलते हैं और होली नहीं खेलते हैं, क्या ऐसा हो रहा है? वेल देन यू विल फाइंड कि भारत के अंदर अर्बन रिच इलाइट टाइप ऑफ पीपल, ऑफकोर्स वो ग्लोबल आइडेंटिटी और अमेरिकन वेस्टर्न वैल्यू की चीज़ें करते होंगे, बट एट द सेम टाइम मेजॉरिटी ऑफ आवर पीपल लिव इन द रूरल पार्ट्स, दे बिलोंग टू पुअर फैमिली, तो वो तो छठ पूजा और ऐसी सब प्रादेशिक चीज़ें ही करते हैं। तो आंसर में ऐसा नहीं कि कंप्लीटली अग्री कर जाना है कि यस वी आर कंप्लीटली लूजिंग अवर ग्लोबल आइडेंटिटी, सॉरी लोकल आइडेंटिटी बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, नो। तो ये टोन के साथ जवाब हमने बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है? आर वी लूजिंग लोकल आइडेंटिटी बिकॉज ऑफ ग्लोबल आइडेंटिटी, यानी ग्लोबलाइजेशन से हमने बात शुरू करनी है। तो अब चर्चा कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में, यू कैन गिव द ओरिजिन कि कैसे भारत में 1991 के एलपीजी रिफॉर्म से ग्लोबलाइजेशन ज़्यादा मजबूत होता है, एंड देन दीज आर द इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। कुछ लोग यहाँ पर इंट्रोडक्शन स्टेडियम से बाहर कर देते हैं कि ऋषि मुनि के ज़माने में गुरुकुल और वैदिक सिस्टम थी, उस वक्त हमारी लोकल आइडेंटिटी ऐसी थी। नहीं, अभी कंटेम्पररी टाइम में टोन देखो, ग्लोबल आइडेंटिटी, लोकल आइडेंटिटी। तो प्रेजेंट ये 1991 और उसके बाद क्या हो रहा है उसकी बात करने की, एंशियंट इंडिया की बात करनी है, तो स्टेडियम में रह के ही आपने ब्रोलिंग करनी चाहिए। सो दैट विल बी इंट्रोडक्शन 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स। फिर बॉडी में आप एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे कौन कौन से सेक्टर्स या एरिया में हमारी लोकल आइडेंटिटी के ऊपर ग्लोबल आइडेंटिटी हावी हो रही है, डोमिनेट कर रही है। चाहे फूड फेस्टिवल है, लैंग्वेज लिटरेचर है, मैरिज एंड फैमिली लाइफ है, टैटू, पियर्सिंग, अटायर, एंड देन यू विल से दीज आर द लोकल वैल्यूज, दीज आर द ग्लोबल वैल्यूज, एंड देन इन द कंक्लूजन यू विल पार्शियली अग्री, संपूर्ण नहीं अंशतः रूप से आप सहमत होंगे कि हाँ कुछ जगह पर ये अर्बन रिच पीपल दे आर डूइंग द ग्लोबल आइडेंटिटी, वेर एज मेजोरिटी ऑफ द इंडियन लिविंग इन रूरल एरिया, पुअर कम्युनिटी, तो वहाँ पर उसका असर कम है, ग्लोबल आइडेंटिटी का असर कम है। सो लेट अस स्टार्ट। इंट्रोडक्शन के अंदर विल स्टार्ट विद द ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। सो विद द एलपीजी रिफॉर्म्स ऑफ 1991 इंडिया वॉज अशर्ड इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जहाँ पर इंडिया गॉट इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड विद द वर्ल्ड इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कल्चरली, एंड एज अ रिजल्ट इस प्रोसेस में हमारी लोकल आइडेंटिटी को निम्न रूप से असर हुआ है। इट हैज़ इम्पैक्टेड अवर लोकल आइडेंटिटी इन द फॉलोइंग मैनर, करके बॉडी में सब लैंग्वेज, लिटरेचर, फूड, ड्रेस, सबके एग्जाम्पल आप देंगे। मित्रों, ये कोई ऐसा इंट्रोडक्शन नहीं कि मुझे आसमान से कोई बुद्धि आ गई। दिस इज़ गिवन इन द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स ओनली। 11-12 के सोशल साइंस, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस की आप बुक्स पढ़े, सीधे सीधे आपको सेंटेंस मिल जाएगा और वहीं से आप जवाब फ्रेम कर सकते हैं। सो इट डज नॉट रिक्वायर सम ग्रेट टाइप ऑफ इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअलिज्म। सो एनीवेज एलपीजी के बाद ग्लोबल आइडेंटिटी मजबूत होती है एंड लोकल आइडेंटिटी पर ऐसा असर दिखाती है। देन सिंपली यू कैन राइट द थिंग्स, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं। सबसे पहले बॉडी में आप लिखो फूड। फूड के अंदर हम पाते हैं फास्ट फूड कल्चर ऑफ पिज़्ज़ा एंड बर्गर्स, इट इज़ हैपनिंग। इवन ट्रेडिशनल फूड आइटम्स ऑफ इंडिया जैसे कि डोसा है, पाव भाजी है, उस पर भी ग्लोबल इन्फ्लुएंस आ रहा है। पिज़्ज़ा डोसा, चॉकलेट डोसा, चाइनीज़ पाव भाजी, चाइनीज़ वड़ा पाव। सो it is showing that how global identity is coming over Indian identity. But at the same time आप पाएंगे कि बहुत सारे हम लोकल फास्ट फूड और उसका भी चलन तो है ही। देन फूड से आगे थोड़ा बड़े और फेस्टिवल में,
मॉडर्न जनरेशन ऑफ इंडियंस वो लोग वैलेंटाइन डे, मदर्स डे, फादर्स डे ऐसे पाश्चात्य वेस्टर्नाइज ट्रेडिशन के फेस्टिवल मनाते हैं। इंडियन स्टार्टअप कंपनी एंड कॉरपोरेट कंपनी वो दिसंबर में अपनी ऑफिस में क्रिसमस ट्री लगा के रखते हैं। वो ऐसे कार्व्ड आउट पम्पकिन और हेलोविन फेस्टिवल का कॉस्ट्यूम पार्टी है, ऐसा भी सब ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। सो इट शोज़ एज इफ की ग्लोबल आइडेंटिटी को हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन दे स्टिल सेलिब्रेट गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, छठ पूजा, रक्षाबंधन, ईद, रमज़ान, बैसाखी एंड अदर फेस्टिवल्स विथ इक्वल गस्टो। सो इट इज़ देयर, यानी कि पार्शली वी अग्री दैट यस लोकल आइडेंटिटी के साथ ग्लोबल आइडेंटिटी के ये एलिमेंट्स हमने ऑब्जर्व करे, क्रिसमस ट्री एंड दिस पम्पकिन एंड हेलोविन, बट वी हैव नॉट फॉरगॉटन आवर ओन फेस्टिवल्स। थोड़ा और आगे बढ़े, मैरिज एंड फैमिली लाइफ। मैरिज सेरेमनी के अंदर ये जो वेस्टर्न क्रिश्चियन टाइप के जो मैरिज में प्री वेडिंग फोटोग्राफी यूजिंग ड्रोन्स, कोरियोग्राफी के साथ सब लोग डांस करेंगे। इवनिंग में उसका रिसेप्शन अलग से होगा, उसमें सब वेस्टर्न कपड़े और वेस्टर्न सूट और गाउन पहन के दूल्हा दुल्हन खड़े रहेंगे। वेडिंग फीस्ट के अंदर सूप, पिज़्ज़ा, डेजर्ट ऐसा वेस्टर्न टाइप का पूरा कोर्स बना के खाना खिलाया जाता है। लिव इन रिलेशनशिप, डाइवोर्सी लोगों के री मैरिज, विडोज़ विधवाओं के री मैरिज। ऑफकोर्स वो तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम से सब रिफॉर्म्स लिए जा रहे हैं, बट सोसाइटी उसको इतना एक्सेप्ट पहले नहीं करती थी जितना कि आज की तारीख में अर्बन एरिया में इस सब को एक्सेप्ट किया जाता है। बिफोर चाइल्ड बर्थ जो ट्रेडिशनल सेरेमनी होती थी उसकी जगह अब कपल्स दे डू एलैबोरेट फोटोशूट्स फॉर इट इज़ इवेंट कॉल्ड बेबी शावर्स। फिर बच्चे का बर्थडे होता है तो केक और रिटर्न गिफ्ट और वो पूरा सिस्टम चलता है। सो ग्लोबल एलिमेंट्स वी आर अब्जॉर्बिंग। So these are all not parts of traditional Indian weddings or family life, but they are copied from the Western and Christian marriages because of the influence of NRI movies, TV serials, Netflix, Amazon Prime वगैरह. Although these type of activities are mainly confined to the middle class and rich families of urban India. ये गांव के अंदर ये गरीब दूल्हा दुल्हन शादी कर रहे हैं तो इधर कैसा वो सब प्री वेडिंग शूट और ये सब है, नो दे आर सिंपली मैरिंग इट लाइक द इंडियन वे. सो इट विल बी इनअप्रोप्रिएट टू से दैट कम्प्लीटली वी हैव लॉस्ट द लोकल आइडेंटिटी. नहीं, गरीब लोग तो भारत के आइडेंटिटी के हिसाब से ही मैरिज और फैमिली लाइफ को परस्यू करते हैं. देन फर्दर लैंग्वेज एंड लिटरेचर. लैंग्वेज लिटरेचर के अंदर प्योर हिंदी या वर्नाक्यूलर में लोग कम ही बोलते हैं, उसमें इंग्लिश के थोड़े थोड़े शब्द वर्ड्स आ ही जाते हैं. अर्बन यंगस्टर्स वो हिंदी प्रेमचंद की नॉवेल कौन पढ़ेगा, इंग्लिश नॉवेल चेतन भगत और वो भी इंग्लिश सिटकॉम्स वगैरह देखना शुरू करेंगे. तो उनको गेम ऑफ थ्रोन और हैरी पॉटर के बारे में ज़्यादा मालूम होता है कंपेयर टू अवर प्रेमचंद और सम अदर नॉवेलिस्ट. इवन स्मॉल टाउन और विलेज के अंदर भी बच्चों को एवेंजर मूवी के अंदर कौन सा कैरेक्टर का क्या सुपर पावर था वो ज़्यादा मालूम है, लेकिन अपनी इंडियन हिस्ट्री के अंदर या माइथोलॉजी या अमर चित्र कथा में ये कौन कौन से किरदार थे, दे आर नॉट सो ग्रेटली अवेयर. सो दैट मीन्स लोकल आइडेंटिटी इज़ टेकन ओवर बाय द ग्लोबल आइडेंटिटी. इवन अमॉन्ग इंडियन इंग्लिश नॉवेलिस्ट वो सब प्रेमचंद टाइप का नहीं लिखते. वो आज जो नॉवेल्स लिखे जाते हैं उसमें एडल्ट्री, अल्कोहलिज्म, ड्रग अब्यूज़ और वो सब वेस्टर्न टाइप के जो भी थीम्स है वो भारत के इंडियन इंग्लिश नॉवेल्स में हमको देखने को मिलते हैं. देन अपीयरेंस, टैटूज़, पियर्सिंग एंड अटायर. लोकल आइडेंटिटी हमारी क्या है? भारत के लोग टैटू करवाते हैं लेकिन अपने हाथ पर, और वो भी अपना नाम लिखेंगे या कुछ भगवान का नाम लिखेंगे और इन सम केस मेरा बाप चोर है ऐसा लिख देंगे. बट दैट इज़ मोस्टली कन्फाइंड टू रिलीजियस सिंबल. ग्लोबल आइडेंटिटी क्या है? जो ये सैफ अली ने क्या अपने हाथ पर क्या लिख दिया, अपना नई वाइफ का नाम करीना. सो दैट इज़ लाइक नॉन रिलीजियस सिंबल्स, और वो सब यहाँ मुंह पे भी और कान पे भी और छाती पे भी अलग अलग टैटूज़ बनाए जाते हैं. सो ग्लोबल आइडेंटिटी आ रही है. ट्रेडिशनली भारत की महिलाएं अपने नाक और ईयर दोनों ही जगह पर सिर्फ पियर्सिंग करवाती थी फॉर वियरिंग ज्वेलरी. बट अब तो ऐसा फैशन है कि वो आईब्रो के ऊपर भी, यहाँ लिप्स पे भी, बेली बटन पे दे आर डूइंग द पियर्सिंग. सो दिस इज ऑल ग्लोबल अमेरिकन टाइप ऑफ आइडेंटिटीज बीइंग टेकन ओवर. उसी में आगे बढ़े, लोकल आइडेंटिटी ज़्यादा खींच के सर बालों पर हम लोग हीना अप्लाई करते थे जब बाल ग्रे होना शुरू हो जाए. ग्लोबल आइडेंटिटी की आर्टिफिशियल हेयर कलर, रेड, वाइट, सब ब्लू, ग्लिटर, वो सब चीज़ें लगा रहे हैं. ट्रेडिशनल लोकल आइडेंटिटी कुर्ता, साड़ी, सलवार पहनो, अभी जीन्स, टी शर्ट, स्कर्ट, शूज, वो टाई वगैरह चीज़ें. लोकल योगा नहीं, अब पिलाटे एंड एरोबिक्स. लोकल आइडेंटिटी आयुर्वेदिक मसाज करेंगे नहीं, स्पा टाइप का मसाज करेंगे. सो लाइफस्टाइल इज़ ऑल्सो चेंजिंग. एंड देन इसमें ये सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं. बॉडी में जितनी वर्ड लिमिट है इसमें से मोस्ट ऑफ दी थिंग्स थोड़ी आप लिखेंगे और आपका वर्ड लिमिट ख़त्म हो जाएगा. अल्टीमेटली कंक्लूजन,
कंक्लूजन में यू विल पार्शियली अग्री, नॉट फुल्ली अग्री. थस अमॉन्ग द अर्बन एजुकेटेड इलाइट्स वी कैन सी द अडॉप्शन ऑफ ग्लोबल आइडेंटिटी बेस्ड ऑन वेस्टर्न वैल्यूज़, चाहे फूड, क्लोथिंग, लैंग्वेज, फेस्टिवल या उनकी लाइफ वैल्यू एंड लाइफस्टाइल देख लो. बट इट इज़ प्री मेच्योर टू से दैट वी हैव completely lost our local identity to the global identity because more than 60% of population still resides in rural area and they are pursuing their life as per the local identity. So that is the answer. पार्शियली आप अग्री करेंगे. ये जवाब में गलतियाँ क्या हो सकती हैं, मिस्टेक्स. बॉडी के अंदर कुछ लॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए कि क्लोथिंग एंड अपीयरेंस, मैरिज एंड फैमिली लाइफ, फूड एंड फेस्टिवल, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, उस हिसाब से. ऐसा नहीं कि रैंडमली पहले टैटू याद आया, फिर बाद में आपको फूड याद आया, फिर कहीं याद आया, मैरिज भी होता है, फिर कहीं याद आया, नॉवेल भी पढ़ते हैं. नो, इट शुड बी इन सम टाइप ऑफ सीक्वेंस, अदरवाइज उसमें आपको अच्छे मार्क नहीं मिलेंगे रैंडमली कुछ भी लिख दिया तो. प्रश्न क्या है, आर वी लूजिंग अवर लोकल आइडेंटिटी फॉर द ग्लोबल आइडेंटिटी. तो यानी कि आप या तो अग्री करो या डिसअग्री करो या पार्शियली अग्री करो, जैसा मैंने किया. प्रश्न ये नहीं क्रिटिकली एग्जामाइन हाउ इट नेगेटिवली इम्पैक्ट्स द इंडियन सोसाइटी, ऐसा उन्होंने नहीं पूछा है. तो मतलब कि चिल्ड्रन आर नॉट रिस्पेक्टिंग द एल्डर्स और वो गालियाँ बकते हैं क्योंकि वो रियलिटी शो में ऐसा देखते हैं, हमारी संस्कृति खतरे में वगैरह वगैरह, वो सब जजमेंटल टोन में डूम्सडे टाइप का टोन लिख के आपने क्रिटिकली एग्जामाइन नहीं करना. यू सिंपली राइट दीज आर द डिफरेंसेस, ये लोकल आइडेंटिटी, ये ग्लोबल आइडेंटिटी हमने अडॉप्ट किया है, नहीं अडॉप्ट किया है. सो दैट शुड बी द थिंग. यहाँ पर ऐसा जजमेंटल प्रश्न आपको कि वो अच्छा है या बुरा है इवेल्युएट करने को नहीं पूछा. कंटेम्पररी कंपैरिजन पूछी है तो आज की बात करो. ऋषि मुनि के ज़माने में क्या वल्कल धारण करके चलते थे और अभी सूट पहन के चलते हैं, उतनी लंबी टाइम फ्रेम में कंपैरिजन. स्टेडियम के बाहर से बॉलिंग मत करो. कंटेम्पररी क्वेश्चन है, मोर देन D-2 ईयर्स, पर्टिकुलरली LPG रिफॉर्म 1991 के बाद की बातें आपने करनी है. डिफ़िकल्टी लेवल आई वुड से ईजी, इसे कोई भी अटैम्प्ट कर सकता है. 15 में से ज़्यादातर लोग 7 मार्क के आसपास तो उन्होंने लिख दिया होगा. ऑफकोर्स ज़्यादा भी खींच सकते हैं इफ़ यू गिव सम मोर रिफाइंड एंड लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड आंसर. सो वी आर डन विद द फोर्थ क्वेश्चन, दैट वाज ग्लोबल आइडेंटिटी. कंटेम्पररी क्वेश्चन ईजी, 15 मार्क्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट पॉपुलेशन ग्रोथ. 2019 मेंस पेपर 1 में पूछा गया, एम्पावरिंग द वुमेन इज की टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्कस. महिला सशक्तिकरण करेंगे तो जनसंख्या वृद्धि, वस्ती विस्फोट को हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं, उसकी ये कुंजी है, की है. चर्चा कीजिए. 10 मार्क्स, 150 वर्ड्स. तो मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कोई इंडिकेटर या फैक्टर है, ऐसी बात चल रही है. ऐसा एक प्रश्न पहले 2015 में पूछा था. क्रिटिकली एग्जामाइन वेदर ग्रोइंग पॉपुलेशन इज द कॉज ऑफ पॉवर्टी और वेदर पॉवर्टी इज द कॉज ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन. आबादी बढ़ रही है इसलिए गरीबी बढ़ रही है, या फिर कि गरीबी बढ़ रही है इसलिए आबादी बढ़ रही है, चर्चा कीजिए. सो इन अ सिमिलर थीम कि वस्ती विस्फोट से लड़ने के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण करो, दे आर मूविंग इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. थोड़ा अलग से आपको पूछ रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आउटलाइन ऑफ द आंसर. मित्रों सिलेबस के अंदर स्पेसिफिकली पॉपुलेशन एंड रिलेटेड इश्यूज, इट इज़ अ सिलेबस टॉपिक. तो पॉपुलेशन का आपके पास कुछ डेटा आपने मेमोराइज करके मेंस एग्जाम में जाना चाहिए कि ये वाले रिपोर्ट के हिसाब से ये वाले साल के बाद भारत की पॉपुलेशन चाइना से भी ज़्यादा हो जाएगी. एंड सो यू हैव टू मेमोराइज सम डेटा, इट इज़ रिक्वायर्ड. तो इंट्रोडक्शन में आप 3 काम कर सकते थे. यू कुड डिफाइन द थिंग्स, यू कुड गिव ओरिजिन और यू कुड गिव डेटा. ये वाला प्रश्न पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए तो आप डेटा दे सकते हैं कि अभी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कितना बढ़ रहा है और उसके चलते सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एनवायरनमेंट को क्या खतरा है. एंड देन यू मूव टू द बॉडी पार्ट कि वहाँ पर महिलाओं का एजुकेशनल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करेंगे तो कैसे पॉपुलेशन को हम कंट्रोल में रख सकते हैं. एंड देन कंक्लूजन, यस वीमेन एम्पावरमेंट कैन हेल्प कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन. तो जवाब के हिसाब से तो ये बहुत कोई चैलेंजिंग चीज़ है नहीं, बट हाँ आपने डेटा याद करके जाना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन विथ डेटा. एज पर द UN रिपोर्ट ऑन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट 2019, इंडिया इज़ एक्सपेक्टेड टू क्रॉस चाइनाज पॉपुलेशन बाय 2027 और उसके बाद सदी के अंत तक हम लोग पूरे विश्व की सबसे ज़्यादा आबादी वाली मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री रहेंगे. और अगर इतनी ज़्यादा आबादी होगी तो ऑब्वियसली सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, स्वच्छता, इन सब पर चैलेंजेस तो हैं. सो एम्पावरिंग द वीमेन कैन हेल्प कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ इन द फॉलोइंग वेज करके बॉडी में आप इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एजुकेशनल एम्पावरमेंट की बात करो. फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी पार्ट 1 में एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन थ्रू एजुकेशन और वो कैसे पॉपुलेशन कंट्रोल में रख सकता है. एज पर 2011 सेंसस
भारत की 35% महिलाएं इलिटरेट है, अनपढ़ है। और वहाँ पर भी स्टेट वाइज ब्रेकअप आप देखें, यूपी बिहार के अंदर फीमेल लिटरेसी इज़ लेस देन 55%, और वहाँ पर टोटल फर्टिलिटी रेट इज़ मोर देन 3, मतलब एक महिला अपने रिप्रोडक्टिव एज में 3 से ज़्यादा बच्चे पैदा करती है, एक महिला। तो आप सोचिए 3 हाउ मच पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग। अपोजिट टू दैट केरला के अंदर फीमेल लिटरेसी इज़ मोर देन 90% और वहाँ टोटल फर्टिलिटी रेट इज़ लेस देन 2 मतलब ज़्यादातर महिलाएं सिर्फ एक बच्चा ही पैदा करती हैं। सो दैट मीन्स वहाँ पर पॉपुलेशन कंट्रोल में है, यानी कि देर इज़ एन इन्वर्स को रिलेशन बिटवीन द फीमेल लिटरेसी एंड टोटल फर्टिलिटी रेट। महिलाओं का जितनी साक्षरता बढ़ेगी तो प्रजनन दर कम होगा, आबादी का ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ कम होगा। तो इसे आप फिर और एलैबोरेट करके समझाइए कि अनएजुकेटेड या इलिटरेट वीमेन शी इज़ मोर लाइकली टू प्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन। क्यों? क्योंकि जो अनपढ़ महिला है शी मे नॉट बी अवेयर अबाउट द मॉडर्न फैमिली प्लानिंग मेथड्स, या फिर कि शी डज नॉट हैव द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस टू असर्ट हर रिप्रोडक्टिव राइट्स। शी मे बी एम्प्लॉयड इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, क्योंकि अनपढ़ है तो कोई कॉरपोरेट का सीईओ तो बनाएगा नहीं, वो कहीं पर ये झाड़ू पोछा करो या कहीं कंस्ट्रक्शन में काम करेगी, डेली वेज वर्कर का काम करेगी, कहीं घर में कचरा पोथा करेगी। सो शी विल बी अर्निंग मीगर वेजेस, बहुत कम उसको सैलरी मिलती ही होगी। एंड देयरफॉर शी वुड प्रीफर टू प्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन एज इकोनॉमिक रिसोर्सेज, कि मेरे पास 3-4 बच्चे हों तो उनसे बड़ा बच्चा है वो दूसरों का घर का काम देख ले, कंस्ट्रक्शन वर्क या भीख मांग के भी पैसा लेके आए, ऐसा सोच विचार करके वो तो 5-10 बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। तो अगर एजुकेशन हमने उनको दिया तो वो महिलाएं कम बच्चे पैदा करेंगी क्योंकि उनको अच्छी जॉब कहीं पर मिल सके। सो दैट इज़ वन एंगल। ऑन दी अदर हैंड एजुकेटेड गर्ल्स, उनको ज़्यादा पैसा मिलता है, उनका मेंटल होराइजन बड़ा होता है, वो देर से शादी करती है, दे मैरी एट अ लेट एज, ऐसा नहीं 18 की, मे बी 25-26 पर शादी करेंगी। दे विल हैव फ्यूअर चिल्ड्रन, दे विल इन्वेस्ट मोर इन इंडिविजुअल चाइल्ड। और ये सब देख के उनके भी बच्चे सेकंड जनरेशन में दे विल ऑल्सो फॉलो द सिमिलर पैटर्न कि कैरियर पर फोकस करेंगे, मैरिज लेट करेंगे और फैमिली स्मॉल रखेंगे। एंड देयरफॉर एजुकेशनल एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन इट कैन हेल्प कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन इन दिस मैनर। फिर बॉडी पार्ट 2 में आप बात करी कि कैसे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट से पॉपुलेशन कंट्रोल हो सकती है। अगर कोई हाउसवाइफ है जो घर का ही काम करती है तो वो फाइनेंशियली अपने हस्बैंड और इन लॉज के ऊपर डिपेंडेंट है, एंड एज अ रिजल्ट शी कैन नॉट असर्ट हर रिप्रोडक्टिव राइट्स। फॉर एग्जाम्पल, उसको पहली बार में अगर गर्ल चाइल्ड बेटी पैदा होती है तो फैमिली हस्बैंड और इन लॉ का प्रेशर होगा, दूसरा बच्चा पैदा करो, तीसरा करो, जब तक बेटा पैदा नहीं होता, until a son is born. So therefore population will grow. But अगर if women is self employed और employed in a organized sector जहाँ पर उसको ठीक ठाक सैलरी मिलती है, कैरियर सिक्योरिटी है, then she is less likely to bend to such wishes by her in-law. तब वो ऐसी प्रेशर में नहीं आएगी. So it can help controlling population. थर्ड एंगल इज पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। इकोनॉमिक सर्वे ने ऑब्जर्व किया लास्ट ईयर देर इज़ सन मेटा प्रेफरेंस, यानी इंडियन फैमिली अगर उनको गर्ल चाइल्ड बेटी पैदा होगी तो वापस वो और बच्चे पैदा करेंगे जब तक एक बेटा नहीं पैदा होता। तो 3-4-5 बच्चे पैदा करते रहो तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो ये समझते हैं कि बेटा हुआ तो ही हमारी फैमिली का पावर बढ़ेगा, बेटी हुई तो शी इज़ अ बर्डन। तो ये मानसिकता बदलने के लिए महिलाओं का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ज़रूरी है। वाई? बिकॉज अगर ज़्यादा महिलाएं पॉलिटिकल लीडरशिप पोजीशन में पहुँचे, वीमेन डेवलपमेंट मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, और अगर वो ऐसे सब लीगल रिफॉर्म्स ले पाएँ कि जहाँ पर रेपिस्ट को जल्दी जल्दी पनिशमेंट मिलेगी, महिलाओं को गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन मिलेगा वगैरह वगैरह, देन इट मे हेल्प चेंजिंग द माइंडसेट दैट गर्ल चाइल्ड इज़ अ बर्डन। फिर तो बेटी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज सोसाइटी इज़ सिक्योर और उसका भी जॉब एंड फ्यूचर इज़ सिक्योर। देन होपफुली इंडियन कपल्स विल बी हैप्पी इवन विथ अ सिंगल गर्ल चाइल्ड। फिर ऐसा नहीं होना 2-3 बच्चे और पैदा करो जब तक सन बेटा पैदा नहीं होता। सो दिस कैन ऑल्सो हेल्प कंट्रोलिंग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अगर महिलाओं का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होता है। एंड लास्टली द कंक्लूजन, यस दिस टाइप ऑफ एम्पावरमेंट कैन हेल्प। So taking cognizance of these problems, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन। उसके फीचर क्या है लिखना नहीं, हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं। मैनी स्टेट गवर्नमेंट्स आर प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन टू द वीमेन इन गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट्स, सो इट इज़ ऑल्सो हैपनिंग, ताकि ये मानसिकता की बेटी एक बोझ है वो कम हो जाए। सो नीड ऑफ द आवर इज फॉर द सोसाइटी टू बिकम मोर सेंसिटिव टूवर्ड्स दिस इश्यूज
एंड अल्टीमेटली इट विल बेनिफिट इन द वीमेन एम्पावरमेंट, और वीमेन एम्पावरमेंट होगा देन इट विल बेनिफिट इन कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ। बस उसी को अग्री और समराइज हमने कर दिया। नाउ मिस्टेक्स, वीमेन एम्पावरमेंट में कौन कौन सी चैलेंजेस है वो यहाँ पर नहीं पूछिए। यहाँ प्रश्न क्या है, वीमेन एम्पावरमेंट करेंगे तो पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल में कर सकते। तो महिलाओं के एम्पावरमेंट में ये पैट्रियार्कियल माइंडसेट और ये प्रॉब्लम वो सब नहीं लिखना है। हाउ दिस इफ हैपन्स इट कैन हेल्प कंट्रोलिंग पॉपुलेशन वो लिखना है। वाई डू कपल्स प्रीफर टू हैव अ सन ओवर डॉटर, उसमें भी बहुत कोई लेंथी लिस्ट देखने की जरूरत नहीं, अंतिमता वो करेगा और वो आगे चल के उनको बुढ़ापे की लाठी बनेगा वगैरह। सिंपली यू राइट दैट एंड इट इज़ इम्प्लाइड कि हाँ वो सब मान के ही चलते हैं। सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, वो सब की सूची यहाँ पर नहीं पूछी गई है। कंटेम्पररी क्वेश्चन मोर देन D-2 ईयर्स, ईजी टाइप का क्वेश्चन है, 10 में से 6 या उसके ज़्यादा आप खींच सकते हैं डिपेंडिंग कि कैसे आप आंसर प्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कंटिन्यूड चैलेंजेस फॉर वीमेन इन इंडिया अगेंस्ट टाइम एंड स्पेस। भारत में महिलाओं के समक्ष समय और स्थान संबंधित निरंतर चुनौतियाँ क्या क्या हैं। 250 वर्ड्स 15 मार्क्स। यहाँ पर टाइम एंड स्पेस इट इज़ एन एक्सप्रेशन, वो ऐसा कहने का एक तरीका है इंग्लिश में। ऐसा नहीं कि स्थान के हिसाब से क्या चुनौतियाँ हैं, मतलब कि गुजरात में ये चुनौती और राजस्थान में, ऐसा आपको प्रश्न नहीं पूछा, सिंपली दिया आवाज़ कि इतने निरंतर काल से क्या उनको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन पहले भी पूछे हैं, 2018 में पूछा कि वीमेन्स मूवमेंट इन इंडिया इट हैज़ नॉट एड्रेस द इश्यूज ऑफ द लोअर स्ट्राटा ऑफ वीमेन, वो गरीब महिलाओं के लिए कुछ कर नहीं पाए हैं। हाउ डज पेट्रियार्की इम्पैक्ट द पोजीशन ऑफ मिडिल क्लास वर्किंग वीमेन इन इंडिया, 2014 में पूछा गया। और यही सब महिला सशक्तिकरण में एक और प्रश्न 2019 में आता है कि निरंतर काल से भारतीय महिलाओं के सामने कौन से चुनौतियाँ रही हैं। तो इंट्रोडक्शन, डिफाइन ओरिजिन, डेटा, ओरिजिन भी दे सकते हैं, वैदिक एज में ये था और वो था, बट डेटा से जवाब करना ज़्यादा ठीक रहेगा कि वीमेन प्रॉब्लम्स तो आप डेटा में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। इन्फेंट मोर्टालिटी, मैटरनल मोर्टालिटी, और उनका कितनी पार्लियामेंट के अंदर महिलाएं हैं, ऐसा कुछ डेटा दे के यू कैन से दिस आर द सैड थिंग्स, और फिर उसको इलेबरेट करेंगे व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। बॉडी में आप लिखेंगे प्रेफरेंस इज गिवन टू द सन्स, डॉटर्स को नेग्लेक्ट करते हैं, हेल्थ हाइजीन के प्रॉब्लम है, क्राइम्स विद इन एंड आउटसाइड द होम, क्लास सीलिंग इन जॉब एंड पॉलिटिक्स, उसको कोई आगे बढ़ने नहीं देता, डिस्क्रिमिनेशन एट द वर्क प्लेसेस, एंड लास्टली कंक्लूजन दैट यस इंडियन वीमेन फेस मैनी प्रॉब्लम्स, और उसके सामने हमने लड़ना है बिकॉज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दे रिक्वायर दैट जेंडर इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल वीमेन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, हम डिफाइन नहीं करेंगे, ओरिजिन नहीं देंगे, हम डेटा देंगे। डेटा में UNDP का लेटेस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसके अंदर जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स यानी GII, वो डेटा 2019 दिसंबर में इशू किया गया। ऑफकोर्स हमारी मेंस एग्ज़ाम तो सितंबर में थी, बट अभी हम लोग आज जवाब बना रहे हैं तो लेटेस्ट डेटा देख लेते हैं। उसमें इट शोज़ दैट ऑल्दो हाफ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ वीमेन, हमारी आधी आबादी महिलाओं की है, लेकिन फिर भी सैड डेटा, मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो 174 महिलाएं बच्चों को जन्म देते मर जाती है, व्हेन 1 लाख लाइव बेबीज़ आर बॉर्न। एडोलेसेंट बर्थ रेट, 1000 बच्चे पैदा हुए तो उसमें 13 बच्चे ऐसे हैं जिनकी माँ नाबालिग उम्र में, मतलब उसका बाल विवाह हुआ है एंड लेस देन 18 एज में उसने बच्चा पैदा किया है। गर्ल्स आर नॉट रिसीविंग सेकेंडरी एजुकेशन, मोर देन 60% ऑफ गर्ल्स नॉट रिसीविंग सेकेंडरी एजुकेशन। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन लेस देन 60%, पार्लियामेंट में महिलाओं कितनी है 12% ऑफ सीट्स। सो दीज आर ऑल शोइंग दैट देर आर सम प्रॉब्लम्स। अगर आपको ये सारा डेटा याद नहीं रहता है देन ऑल्सो नो प्रॉब्लम, एक दो डेटा लिख के आप बोल सकते हैं इंडिया लैग्स सीवियरली इन दिस इंडिकेटर्स बोल के आप बर्थ रेट, एडोलेसेंट बर्थ रेट एंड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन वगैरह लिख दीजिए। तो डेटा भले नहीं है बट आप ऐसा तो बोल सकते हैं वो डेटा सब खराब है, चिंताजनक है। एंड दिस इंडिकेटर्स दे पॉइंट टू अ सैड रियलिटी दैट इंडियन वीमेन आर फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स, और उसके अंदर नोटेबल चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स आर एज फॉलोइंग करके बॉडी के अंदर आप अलग अलग प्रॉब्लम्स की चर्चा करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम इज सन मेटा प्रेफरेंस। इकोनॉमिक सर्वे लास्ट ईयर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ऑफकोर्स ये सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट वगैरह को इलीगल किया गया है, तो अब ऐसा फीमेल इन्फेंटिसाइड अबॉर्शन करवाते थे वो चीज़ थोड़ी कम हुई है, बट उसके सामने बच्चियाँ पैदा होती है तो फिर कपल्स वापस बच्चे पैदा करते रहते हैं जब तक उनको एक बेटा नहीं मिलता। ये जो घटना है उसे बोला जाता है सन मेटा प्रेफरेंस।
तो पहली लड़की हुई, दूसरी बार पैदा करो, फिर लड़की हुई, तीसरी बार पैदा करो, फिर लड़का हुआ तो बच्चे पैदा करना बंद करो। दैट मीन्स शुरुआत में जो 3 लड़कियां पैदा हुई दे वर अनवांटेड, माँ बाप चाहते नहीं थे उसको पैदा करना बट हो गई। एंड थस अनवांटेड गर्ल्स दे आर नेग्लेक्टेड इन फूड एंड एजुकेशन एंड फैमिली अटेंशन, उसको सिर्फ बोझ माना जाता है। तो ऐसी लड़कियों के पेरेंट्स जल्दी जल्दी अपनी बेटी की शादी करवा देते हैं। इवन चाइल्ड मैरिज करना पड़े तो भी उनको कुछ उसमें दिक्कत नहीं रहती, वो ये सोचते हैं तो बर्डन है, जाने दो इसे। और ऐसे अर्ली मैरिज हो जाएंगे तो अर्ली प्रेगनेंसी होगी, और फिर अगर एक बार बच्चों की जिम्मेदारी आई तो ऐसी 17-18 साल की लड़की वो अपनी कोई एजुकेशन और कैरियर एम्बिशन परसू नहीं कर पाएगी, वो घर का काम करते करते मर जाएगी। सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम। हेल्थ एंड हाइजीन, इकोनॉमिक सर्वे ने ये भी ऑब्जर्व किया कि रूरल एरिया में टॉयलेट्स की कमी है, खुले में शौच में जाना पड़ता है, इसलिए महिलाएं ज़्यादातर दिन के दौरान फूड और वाटर कम लेती हैं ताकि उनको डेफिकेशन के लिए कम जाना पड़े, डे टाइम में न जाना पड़े। एंड दिस क्रिएट्स प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया। फिर मेंस्ट्रुएशन टाइम में महिलाओं को इम्प्योर माना जाता है, इसलिए कुछ मंदिरों में इनकी एंट्री को भी अलाउ नहीं किया जाता, सो दैट इज़ ऑल्सो प्रॉब्लम। क्राइम्स विद इन एंड आउटसाइड द होम, विद इन होम क्राइम्स क्या होते हैं? डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, डिमांड फॉर डाउरी, दहेज की मांग, अगर बेटा नहीं पैदा किया तो हरासमेंट बाय द इन लॉज। मुस्लिम वीमेन वेर सब्जेक्टेड टू द हीनियस प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक अंटिल नाउ, अभी आउटलॉ हुआ बट इतने साल तक वो चल रहा था। वीमेन आर ऑल्सो सब्जेक्टेड टू सेक्शुअल हैरेसमेंट एंड रेप्स। 2012 का निर्भया गैंग रेप देखो या 2019 हैदराबाद का वेटरनरी डॉक्टर का गैंग रेप, इट बियर्स टेस्टिमोनी टू द लेवल ऑफ वायलेंस इंडियन वीमेन हैव टू सफ़र। और ये सेक्शुअल हैरेसमेंट इट इज़ नॉट लाइक कि लोअर झुपड़ियों में ही होता है, इट इवन हैपन्स टू द एजुकेटेड कैरियर वुमेन ऑल्सो, जो कि हमें मी टू मूवमेंट में देखने को मिला कि कैसे एकेडमिक, गवर्नेंस और कॉरपोरेट सेक्टर और फिल्म और बॉलीवुड के अंदर भी ऐसी सब चीज़ें महिलाओं को फेस करनी पड़ती हैं। उसी को आप आगे कंटिन्यू करें, डिस्क्रिमिनेशन एट द वर्क प्लेसेस। ये जो पैट्रियार्कियल माइंडसेट है उसके चलते महिलाओं को चाहे पॉलिटिकल सेक्टर, पॉलिटिक्स है या कॉरपोरेट सेक्टर, एक हद से ज़्यादा ऊपर बढ़ने नहीं दिया जाता। देयर इज़ सम ग्लास सीलिंग। टॉप लीडरशिप पोजीशन कितने भारतीय कंपनियों की एमडी या सीईओ कोई महिला है? वेरी फ्यू ऑफ देम, उंगली पर आप गिन सकते हैं। इट हैज़ बीन मोर देन 70 ईयर्स सिंस वी गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, लेकिन ब्रिटेन ने अब तक 2 महिला प्राइम मिनिस्टर दिए, मार्गरेट थैचर और थेरेसा मे। भारत ने कितने महिला प्राइम मिनिस्टर दिए? सिर्फ एक, इंदिरा गांधी। सो दैट मीन्स देयर इज सम, पॉलिटिक्स में भी आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। सो फॉर अ लॉन्ग टाइम वीमेन वर नॉट अलाउड टू इवन सर्व इन द परमानेंट कमीशन और फाइटर पायलट एंड अदर जॉब्स इन एयरफोर्स एंड नेवी। अब धीरे धीरे सब सुधार हो रहा है बट वहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन था। एंड लास्टली द कंक्लूजन, यस इंडियन वीमेन फेस मैनी प्रॉब्लम्स। And so Sustainable Development Goal number 5, it requires India to empower all the women and achieve gender equality, and therefore we must become more sensitive to the aforementioned problems faced by Indian women. कोई भी ये कम्युनिटी को क्या प्रॉब्लम है, बॉडी में आप प्रॉब्लम लिखेंगे, अल्टीमेटली कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी उसके साथ लिंकअप करके देयरफॉर वी हैव टू बिकम मोर सेंसिटिव, वी शुड टेक मोर एक्शन, वी शुड बिकम मोर प्रोएक्टिव इन एड्रेसिंग देयर प्रॉब्लम्स। तो ये सब इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के ऐसे टेम्पलेट्स आपने दिमाग में हमेशा सोचते रहने चाहिए, तो इजीली आप इसको बना सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है बट इट रिक्वायर्स सम प्रैक्टिस एंड मेंटल एफर्ट। ये प्रश्न में लोग गलतियाँ क्या करेंगे? देयर शुड बी सम लॉजिकल ऑर्डर। बेटी पैदा हुई तो सन मेटा प्रेफरेंस, स्कूल के अंदर नेगलेक्ट, फूड के अंदर नेगलेक्ट, फिर अर्ली चाइल्ड मैरिज, फिर एडल्टहुड में जॉब करने गई तो वहाँ पर ग्लास सीलिंग, फैमिली लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स वगैरह। सो ब्रीफली एट एवरी स्टेज यू हैव टू मेंशन सम प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कि एक्सेसिवली बस चाइल्ड मैरिज या ट्रिपल तलाक के ऊपर आप पूरी चीज़ करते रहे। लॉन्ग लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम, पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म में वो नेशनल कमीशन फॉर वीमेन है, वो सब चीज़ों का आपने यहाँ पर लॉन्ग लिस्ट नहीं देना है। अगर लिखना भी है तो 1-2 योजना लिख के आप बोल सकते हैं, डिस्पाइट सो मैनी थिंग्स येट इंडियन वीमेन आर फेसिंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स XYZ। तो प्रॉब्लम पर फोकस होना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाए हैं। कंटेम्पररी क्वेश्चन, मोर देन D-2 ईयर्स, लेवल आई वुड से ईजी, क्योंकि ये ऐसे सब प्रॉब्लम है, आप रूटीन बुक्स में आपको ये पूरा माल मिल जाएगा। 15 में से ज़्यादातर लोग 7 मार्क के आसपास तो खींच ही सकते हैं। सो वी आर डन विथ ऑल द 6 क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड इन मेंस पेपर 1 2019 अंडर सोशल साइंस। इंडियन सोसाइटी, सेक्युलरिज्म क्या कल्चर के सामने खतरा है, फिर हमारे
स्मॉल पॉकेट्स ऑफ कल्चरल इंडिया, ग्लोबल आइडेंटिटी और लोकल आइडेंटिटी, पॉपुलेशन ग्रोथ में महिला सशक्तिकरण का महत्व, एंड लास्टली द चैलेंजेस फेस्ड बाय वीमेन। तो ज़्यादातर ये कंटेम्पररी टाइप के क्वेश्चन थे, थियरी का तो एक ही सवाल दिखा, एंड मेजॉरिटी ऑफ देम वेर इजी टू मीडियम टाइप ऑफ डिफ़िकल्टी। टफ तो ये वाला ही था कि क्या सेक्युलरिज्म भारत की कल्चर के ऊपर खतरा है। एनीवेज, तो नाउ द रोड अहेड। 2020 मेंस पेपर 1 के लिए ये सोशल साइंस ब्लॉक की तैयारी कैसे करें। एज सच यहाँ पर जो भी प्रश्न पूछे गए डायरेक्टली वर्ड बाय वर्ड, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, कोई एक सिंगल बुक से आपको जवाब मिले ऐसा तो कोई प्रश्न दिखता नहीं। एवरीवेयर थोड़ा पढ़ा हुआ लिखा है, थोड़ा आपने अपने कॉमन सेंस और ऑब्जर्वेशन से जवाब बनाना है। सो डायरेक्ट आंसर्स आर नॉट अवेलेबल, बट यू कैन गैदर सम पॉइंट्स। एनसीईआरटी क्लास 11-12 उसकी सोशल साइंस पॉलिटिकल साइंस की बुक्स आप पढ़े, सोशल साइंस नहीं सोशियोलॉजी उसकी बुक आप पढ़े। इग्नू उसका MPS 003 इंडिया स्टेट सोसाइटी समथिंग ऐसा टाइटल का मटेरियल है, PDF फाइल आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, उसे आप पढ़िए। तो वहाँ पर ये महिलाओं के ये प्रॉब्लम, पॉपुलेशन के ये इशू, यू विल गेट लॉट ऑफ मटेरियल। माजिद हुसैन की जियोग्राफी ऑफ इंडिया, वो बुक में चैप्टर 13 देख लो, कल्चरल सेटिंग्स, तो वहाँ सेंसस का कुछ डेटा अबाउट रिलीजन, लैंग्वेज ग्रुप, एथनिक ग्रुप, तो वो जो कल्चरल डाइवर्सिटी के कुछ जवाब हमने लिखने थे वहाँ पर वो रेडीमेड डेटा आपको काम में आएगा। न्यूज़पेपर कॉलम पढ़ते रहिए, योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन देखते रहो, वहाँ पर भी इश्यूज़ रिलेटेड टू वीमेन एंड हेल्थ एंड पॉपुलेशन बहुत सारा मटेरियल आपको मिलता है। इकोनॉमिक सर्वेज भी देखने चाहिए क्योंकि ये सन मेटा प्रेफरेंस, डेमोग्राफिक डिविडेंड, एजिंग सोसाइटी, ये सब मुद्दे वहाँ से आपने कनेक्ट करके यहाँ पर लिखना था। पॉपुलेशन ग्रोथ में हमें कैसे महिलाओं का सशक्तिकरण मदद कर सकता है, ऑल दिस थिंग्स सर्वे में आपको मिल जाता है। साथ ही साथ ये भी आप हैबिट करिए कि 2013 जब मेंस का नया सिलेबस आया था, ये जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर, ऑप्शनल सब्जेक्ट सिर्फ एक रहेगा और उसके 2 पेपर। सो फ्रॉम 2013 ऑनवर्ड्स जितने भी सवाल हुए हैं उसके टॉपिक वाइज आप खुद के जवाब बनाइए, तो वही क्वेश्चन और थीम बार बार रिपीट होते हैं और उसी के पैरेलल कुछ प्रश्न होते हैं। इट हैपन्स लाइक दैट, सो यू शुड प्रिपेयर इट इन दैट मैनर। तो यहाँ पर हमारा मेंस पेपर 1 का हिस्ट्री कल्चर ख़त्म, सोशल साइंस ख़त्म। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो ज्योग्राफी के 100 मार्क के प्रश्न पूछे गए थे, उसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। सो आई विल एंड द क्लास हियर, एंड वंस अगेन माय इकोनॉमिक कोर्स इज ऑल्सो गोइंग ऑन अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म, और जहाँ पर हम ये सारा मनी बैंकिंग, बजट, फाइनेंस, इंश्योरेंस, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल ट्रेड, करेंसी एक्सचेंज सब पढ़ते हैं। नाइट में क्लास होती है। वर्किंग प्रोफेशनल, हाउस वाइफ्स एंड ऑल कैन अटेंड लाइव। रैपिड रिवीजन हैंडआउट जिसमें हिंदी में भी सब इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ताकि मेंस में अगर आप हिंदी में देना चाहते हैं इट कैन हेल्प यू। बजट, इकोनॉमिक सर्वेज आर कवर्ड। वीकली क्विज, लाइव रैंकिंग होता है, सो इट कैन हेल्प यू फॉर द UPSC 2020 फॉर द इकोनॉमी सेगमेंट। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन, आप उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और चेकआउट के वक्त mrunal.org कोड अगर आप यूज़ करें, यू विल गेट फर्दर डिस्काउंट ऑल्सो। सो इट इज़ देयर। सो आई एंड द क्लास हियर, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो ज्योग्राफी देखेंगे।